अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। गाड़ी उसके करीब से जुल्म से गुजरी और अपने पीछे छींटे उसके लिबास पर छोड़ गई। वो बिलबिलाकर सीधी हुई, मगर जैसे ही उसकी नज़र गाड़ी और उसके ड्राइवर पर पड़ी वो थरा कर रह गई। फैज़, उसके लबों से ये बेआवाज़ नाम अदा हुआ और वो तेज़ी से वापस मुड़ गई। चेहरे पर चादर ठीक करते हुए वो तेज़ी से ट्रैफिक पुलिस लाइन से निकल गई, क्योंकि उसे हर सूरत वहाँ से गायब होना था। वो उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। उसके अंदर एक तूफान बर्पा हो गया था। वो यहाँ था। वो हैरानी से सोचती हुई तंग गली में सर झुकाए चल रही थी। वो यहाँ क्या कर रहा था, और अगर वो उसे देख लेता तो? उसकी आंखें तलखियों से भर गईं। उसने गुस्से से और जिद से सोचा, हाँ ठीक है, वो उसे देख लेता तो फिर क्या होता? वो कितना तरस खाता उस पर। ये लड़की वो कब थी जिसे वो जानता था? ये तो कोई बदली हुई लड़की थी, जबकि वो आज भी वैसा ही था, फैज़ान खान। उसके लिए फैज़, उसकी रश ड्राइविंग, माथे पर गिरे बाल, आंखों की सुर्खी और भींचे हुए लब आज भी वैसे ही थे। पता नहीं इस शख्स में बदलाव कब आएगा। उसकी हालत बताती थी कि अभी तक नहीं बदला, और उसका अमकान भी नज़र नहीं आता था। वो मुख्तलिफ सोचों में डूबी गली पार कर गई। जब उसे पैगाम मिला कि प्रिंसिपल उससे मिलना चाहते हैं, तो उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि आज उसकी मीटिंग का नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला। उसे अपने खिलाफ चार्जशीट का पता था। उसने कल एक स्टूडेंट को क्लास का दरवाज़ा बंद करने पर थप्पड़ मारा था। बात अगर एक थप्पड़ तक रहती तो शायद मामला ना बिगड़ता, पर हुआ यूं कि वो बच्चा थप्पड़ खाकर किसी डेस्क के कोने से जा टकराया और आंख के करीब से जिल्द फट गई और खून बहने लगा। इतने तशद्दुद के बाद ये कैसे मुमकिन था कि उस बच्चे के वालिदैन शिकायत लेकर ना आते? जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंची तो तवक्को के ऐन मुताबिक वो हाथ में एक पेपर पकड़े उसके मुंतज़िर थे। उसने एक तवील सांस लिया। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और फिर बिला तवक़ुफ़ उसे पेपर पढ़कर सुनाते गए। उसके पास इन चार्जेस का कोई जवाब नहीं था जो वो उसे पढ़कर सुना रहे थे। वो खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। अब वो उससे वजाहत चाह रहे थे कि आया वाकई ऐसा हुआ था। वो भी जानती थी कि वो लाजमन इस मामले पर अपनी तहकीक मुकम्मल कर चुके होंगे और अब उसे सिर्फ रस्मन कार्रवाई के लिए बुलाया गया था। उसने तस्दीक कर दी कि बात वही थी जो उन तक पहुंची थी। अब वो सर्द महरी से उसके इस अमल की वजाहत चाह रहे थे। उसने उखड़े उखड़े तासरात के साथ इन्हें देखा, फिर सर झटक कर खुश्क लहजे में बोली, ये अदालत नहीं है और आप प्रोसिक्यूटर नहीं हैं। मुझे अपने आप को दुरुस्त साबित करने की ज़रूरत नहीं। इनके चेहरे पर सुर्खी छलक गई। देन यू आर फायर्ड। इनके अंदाज में कतियत थी। उसके दिल पर कड़ी गुजरी, मगर वो हौसले से खुद को संभाल कर उठ गई। इस बात का अंदाज़ा तो उसे पहले से था कि उसे फारिग कर दिया जाएगा, इसलिए गालबन उसने किसी किस्म की सफाई, माजरत या वजाहत देना ज़रूरी नहीं समझी। जब उसको निकालना ही इनका मकसद था तो वो क्यों झुकती? उसने हठ धर्मी से सोचा था। स्टाफ रूम में आकर उसने अपनी चीज़ें समेटी और स्कार्फ ठीक करते बाहर निकल आई। अभी एक और दरिया का सामना बाकी था। तूने किस ख्वाब के ताबूत में डाला है मुझे? तूने किस आलम बेहाल में ला फेंका है? कमरे में जर्द रोशनी थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। रॉकिंग चेयर पर झूलता वजूद आंखें बंद किए जर्द रोशनी में मजीद जर्द नजर आता था। यकलख्त कुर्सी की हरकत रुक गई। उसने आहिस्ता से आंखें खोलीं। उसकी आंखों के जीनी किनारे सूजे हुए थे और आंखें सुर्ख थीं। टेबल पर पड़ा मोबाइल फ़ोन अब वाइब्रेट कर रहा था। उसने आगे झुककर फ़ोन उठा लिया। सर, वो नंबर गुज़िश्ता 3 माह से बंद है। आखिरी बार जब वो ऑन हुआ था तो उसकी लोकेशन यूनिवर्सिटी के आसपास की हदूद में थी। फ़ोन पर चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर वो कुछ मज़ीद अहकामात देने लगा। कुछ देर बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी आंखों की सुर्खी के नीचे गहरी उदासी थी। उसने कुर्सी पर झूलना बंद कर दिया और खामोशी से उठकर खिड़की के पास चलाया, जहाँ लॉन तारीक था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसने स्लाइडिंग विंडो खींचकर पीछे कर दी। अब तेज़ हवा के झोंके उसके सीने और चेहरे से टकरा रहे थे। उसके घने बाल हवा से उड़ रहे थे। उसने थके हुए अंदाज में सर चौखट से टिका दिया और जलती आंखें बंद कर लीं। उसकी बंद आंखों के सामने एक रोशन चेहरा था। यूनिवर्सिटी के लॉन का बहुत खिला हुआ मंजर, अवाइल अक्टूबर के दिन स्टूडेंट्स का हजूम और उसके दरमियान वो रोशन चेहरे और चमकती आंखों वाली लड़की नूरुल सबा। वो इस मुस्कुराती हुई थी, अपना स्कार्फ ठीक कर रही थी। दूसरे हाथ में सेल फोन था। कुछ देर बाद उसके करीब वो शख्स आया। वो दोनों अब सर झुकाकर कोई बहुत ज़रूरी बात कर रहे थे। वो उस शख्स को जानता था। वो उसका दोस्त था, सबसे करीबी दोस्त, तब से पुराना और अजीज़ दोस्त, उसका दोस्त अब्दुल हादी। वो अब बातें करते हुए दूर होते जा रहे थे। फासला बढ़ता जा रहा था, जबकि वो इसी तरह वहाँ खड़ा इस मंजर को तकता जाता था।
जो खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फगां और भी हैं। मामला सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि अजियत और अजियत का, ये सिलसिला तो दूर तलक चलने वाला था। इस प्राइवेट स्कूल में मुबल्लग 6,000 रुपये माहवार पर नौकरी उसके लिए एक नेमत थी। वो स्कूल इंतज़ामिया की मौतरफ थी जो 6,000 में 36,000 वाला काम लेते थे और उसे मसरूफ़ रहने का बहाना चाहिए था, क्योंकि ये नेमत गैर मुतरकबा जैसी मसरूफियात से सोचों के जाल में उलझने से बचाए रखती थी। सोचें गहरी उमीक सोचें, तारीख सुंगों की सी सोचें, स्याह नाक के फुन की सी अजियतनाक सोचें। उसे इन सोचों से बचना था और इसके लिए उसे कोई मसरूफियत चाहिए थी, और फारिग रहने का मतलब था दोबारा से उस ट्रॉमा में चले जाना जिसका खौफ उसे रात भर सोने नहीं देता था। ख्वाह उसे मुआवजा कम मिलता था मगर अम्मी को वो बहुत लगता था, क्योंकि इनके ख्याल में वो एक नाकाम इंसान थी जो कुछ भी मुकम्मल ना कर पाती थी, ख्वाह वो पढ़ाई हो या नौकरी या फिर इश्क। कोई उसके अंदर से ज़ोर से चिल्लाया था। वो सर झटकती आगे बढ़ती गई। माँ को तसल्ली देने के लिए बातें काफ़ी ना थीं, उसे हर सूरत कोई और जॉब ढूंढना थी, कुछ और करना था, और वो भी ऐसा जिससे अम्मी को उसकी पिछली 6,000 वाली नौकरी भूल जाती। उसने जहन में इर्द गिर्द के सारे स्कूल्स का सोचा जहाँ वो अपनी BCom की डिग्री समेत अप्लाई कर सकती थी। काफ़ी देर गौर व खोज के बाद उसके जहन में लाइट पब्लिक स्कूल का नाम जगमगाया। उसने अगले दिन ही वहाँ अपनी CV ड्रॉप की थी, मगर 3 दिन गुजर जाने के बावजूद उसे कोई कॉल नहीं की गई थी। वो कदरे मायूसी से चौथे दिन अपनी मदद आपके तहत उठी और हल्का फुल्का तैयार होकर स्कूल की तरफ चल गई। उसका इरादा था कि आज वह हर सूरत प्रिंसिपल से मिलकर आएगी। 2 दिन से मुसलसल वो यही बात सोच रही थी कि वो कहीं बेहतरीन जॉब हासिल कर ले। ताहाल उसे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी जब ही वो आज ये काम करने के लिए तैयार होकर घर से निकल पड़ी। हमेशा की तरह बज़ाहिर खुश अखलाक रिसेप्शनिस्ट ने उसे इंतज़ार पर लगाकर एक तरफ बिठा दिया। मुसलसल 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद उसे कल आने को कहा गया तो वो यकलख्त बुड़बुड़ा सी गई। उसने तो सोचा था कि इतनी देर का इंतज़ार कोई रंग लाएगा, मगर यहाँ तो कहानी ही और चल पड़ी थी। उसने घूर कर रिसेप्शनिस्ट को देखा और फ़ौरन उठ गई। उसके कदम बाहर की तरफ थे जहाँ प्रिंसिपल की गाड़ी खड़ी थी। अगर वो जा ही रही है तो वो इन्हें इधर भी मिल सकती है, उसने मजबूत इरादे से सोचा। चंद सानिये गुजरे थे कि उसे प्रिंसिपल नजर आई। वो एक दराज कद खातून थी जो इस वक्त मोबाइल पर बात कर रही थी। इसी तरह बात करते करते उन्होंने झुककर गाड़ी की चाबी लगाई। जब उसने पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी मैम, वो पीछे मुड़ी तो उसे देखकर कदरे हैरान हुई। कैन आई हैव आ मिनट प्लीज़? उसका अंदाज मिलते था। वो एक लम्हे को रुकी, फिर सेल फोन पर कॉल बैक का कहकर कॉल मुनक़ता कर दी। यानी अब वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार थी। वो तेज़ी से बात करने लगी। सिर्फ 2.5 मिनट में अपने तई वो इन्हें समझा चुकी थी कि उसे नौकरी चाहिए, हर सूरत चाहिए और इधर ही चाहिए। वो अब कदरे दिलचस्पी से उस लड़की को देख रही थी जो लंबे कुर्ते पर जीन्स और स्कार्फ में मलबूस थी। फिर उन्होंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और ख़ुद ऑफिस की तरफ गई। वो कुछ कंफ्यूज हुई, मगर फिर उसने खुश उम्मीदी से सोचा कि शायद वो उसे हायर कर लें। वो भी उनके पीछे लपकी। रिसेप्शनिस्ट ने कदरे हैरान नज़रों से उसे देखा था, मगर वो नज़रअंदाज करती अंदर की जानिब बढ़ गई। हस्बे तवक्को उनका ऑफिस शानदार था। वो अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उन्होंने उसे बैठने को कहा तो वो कदरे झिझक कर इनके सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। कौन सी डिग्री है आपके पास? उन्होंने मुतवाज़न और हमवार अंदाज में सवाल किया था। ये उसकी तवक्कुआत के बरअक्स था। उसका ख्याल था कि वो पहले उसे तारुफ करवाने को कहेंगी, मगर BCom, उसने मुख्तसरन कहा। नेक्स्ट स्टडी क्यों नहीं की? एडमिशन लिया था, अफोर्ड नहीं कर सकी, छोड़ना पड़ा। उसका अंदाज भी 2 टोक हो गया। कहाँ एडमिशन लिया था? उन्होंने मज़ीद पूछा। वो कुछ उलझ सी गई। इतनी तहकीक की वजह? मगर फिर सर झटक कर वो इन्हें इस नीम सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने लगी जहाँ उसने अपने MBA का पहला सेमेस्टर पढ़ा था। कच्चा फल क्यों खाना चाहती हो? डिग्री मुकम्मल करो अपनी, कोई ढंग की जॉब करना। अभी से इन चक्रों में पड़ गई तो सारी ज़िंदगी इन चंद हज़ार पर ही महदूद होकर रह जाओगी। उनका अंदाज़ सादा था, कोई तंज नहीं, कोई गरूर नहीं। उसे पहली बार अच्छा लगा। उनका अंदाज़ ठुकराने वालों जैसा ना था। उसे लगा वो उनसे बात कर सकती थी, उनसे शेयर कर सकती थी। खाक उड़ती है हम जिधर जाएं, ये ना हो रास्तों में मर जाएं। फिर रहे हैं अजल से आवारा, बेकरारी घटे तो घर जाएं। उसकी आंखें जैसे तलखियों से भरी प्यालियां थीं, अफसरदा और दर्द से लबरेज। वो एक नाकाम इंसान था। उसका बाप सही कहता था कि वो कुछ भी मुकम्मल नहीं करता था, वो कर ही ना पाता था। इतने वसाइल और सुख के बावजूद वो आज 5 माह बाद भी उस एक लड़की को ढूंढने में नाकाम था, बुरी तरह नाकाम। उसके माथे पर नाकामी की चिड़चिड़ाहट वाज़े नज़र आ रही थी। उसे अंदाज़ा था कि अभी कुछ देर बाद डैड का बुलावा आ जाएगा, और चूंकि उसका मूड ना था उनका सामना करने का, इसलिए वो उठा, रूम की लाइट्स ऑफ की और बेड पर ढह गया। ये इस बात का वाज़े इशारा था कि वो सोया हुआ है, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। उसने सोचा सुबह वो कुछ दिन के लिए कहीं चला जाए। यूनिवर्सिटी से तो आजकल उसे जहर से भी बुरी लगती थी। यूनिवर्सिटी जाने का उसका कोई मूड ना था।
اس کی بند آنکھوں کے پیچھے ماضی کے روشن دن تھے۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ محبت اس طرح جیسے گلابی تتلیوں کے پر، محبت زندگی کی جوی ناز کا جھومر، محبت تھی، ہر سو محبت تھی، اس کی ہنسی محبت تھی، اس کی آنکھیں محبت تھیں، اس کا پورا وجود محبت تھا۔ محبت کی سب سے بری بات یہ ہے کہ چھپتی نہیں ہے، ہر سو پھیل کر اپنی آمد کی خبر دے دیتی ہے، جتنا چھپاؤ اتنا ہی شور کرتی ہے۔ محبت اس کی کھنکھناتی ہنسی سے پھوٹتی ہے، اس کی آنکھوں کی چمک سے ابھرتی ہے، کوئی بھی اسے دیکھتا تو جان لیتا کہ وہ پگلی محبت کر بیٹھی تھی، اور محبت بھی کیسی تباہ کر دینے والی، سارے بند توڑ دینے والی۔ پتہ نہیں ایسی محبت سب سے پہلے آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ دیتی ہے، ایسی اندھی اور گہری محبت جو بس ایک شخص کے سوا کسی کو دیکھے نہ سنے، وہ بس ایک پروانے کی مانند اس پر نثار ہوئی جاتی تھی، ہر طرف سے بے مہرا اور بیگانہ، بس ایک اس شخص کے سوا وہ کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور دیکھتی بھی کیوں؟ وہ شخص ایسا تھا کہ اسے محبوب بنایا جائے، اسے مانا جائے اور اس کی پرستش کی جائے۔ اور جب اس نے اس کو دیکھ لیا تو اور کیا دیکھتی؟ آنکھ نے اس کے سوا ہر نظارہ رد کر دیا، دل نے اس کے سوا ہر رشتہ توڑ دیا، کان نے اس کے سوا کسی کو بھی سننے سے انکار کر دیا۔ ایسی ہی تھی ان دونوں کی محبت، نور الصباح اور عبدالہادی کی محبت۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے پیچھے چلتی، اندھی محبت اور اندھی تقلید۔ وہ تھا ہی ایسا، کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی یوں ہی ہتھیار پھینکتا جیسے نور الصباح نے پھینک دیے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا، چلتی پھرتی 6 فٹی قامت، بھورے کان جیسے ہونٹ جیسے دیکھ کر مسکرا دیتے تو وہ پھر مسکرانا بھول جاتا۔ اس میں مصنوعی شان و شوکت نہ تھی اور نہ اسے ادائیں آتی تھیں۔ وہ تھا ہی ایسا، کسی شہزادے کی مانند پرشکوہ اور پرتمکنت۔ جب شان بے نیازی سے وہ گزرتا تو کئی دل کچلے جاتے۔ حسن بے خبر تھا، اور بے خبر حسن انجانے میں کیسی تباہیاں ڈھاتا ہے۔ وہ بے خبر تھا، وہ تو بس پڑھنے آتا تھا۔ بے خبری میں محبت کا سبق ایسا پڑھا کہ کچھ اور پڑھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اب وہ یونیورسٹی تو آتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، بس اسے سنتا تھا، جس کی چمکتی آنکھیں اسے ایک انجانی دنیا کی سیر کراتی تھیں، جس کی بے ساختہ باتیں اس کی سماعتوں کو سکون بخشتی تھیں، جس کی ہنسی اور کیسی تھی اس کی ہنسی، بالکل یوں جیسے چاندی کے تھال پر سونے کے سکے گر کر بج اٹھے، ایسی دل خاک کر دینے والی ہنسی جس نے اسے ہنسنا بھلا دیا تھا۔ ایسی ہی تھی ان دونوں کی محبت۔ یونیورسٹی ٹائمنگ کتنی تھوڑی لگتی تھی، ابھی آئے اور ابھی ہی 4 بج گئے تھے۔ وہ سارا دن کلاسز میں بیٹھنے کے باوجود ٹیکسٹ کرتے رہتے، ان کے پروفیسرز کیا پڑھاتے تھے اس کی بلا جانے، وہ تو بس اس کو پڑھنا چاہتی تھی جس کی تھوڑی پر ایک ریشمی سیاہ تیل تھا، جس کے آگے رات کی سیاہی بھی کمتر تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتا تو وہ اکثر ہی ٹھہر ٹھہر کر سانس لیتی کہ کہیں تنفس تیز ہوا تو اس کا تخیل ہوا سے نہ اڑ جائے۔ وہ اس کی جان تھا، وہ اس کی زندگی تھا، وہ اس کی سانس تھا، وہ عبدالہادی اس کا تھا۔ کہاں ہو؟ اس نے ہاتھ نیچے کر کے جلدی جلدی میسج لکھا۔ کلاس چل رہی تھی، اسی وجہ سے وہ تفصیل پوچھنے سے قاصر تھی۔ ویٹ، اس کا پیغام چمکا، نور کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ آج اتنا لیٹ کیوں تھا؟ آج تو وہ خاص تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ یوں تو محبوب کی نظر اس کا انتظار ہمیشہ ہی رہتا ہے، مگر آج اس کی تیاری کچھ خاص تھی۔ آج محب کا من تھا کہ وہ محبوب کی نظر میں بھا جائے۔ سراہنے والی آنکھ آج سراہے جانے کی منتظر تھی۔ جیسی کلاس ختم ہوئی، وہ چیزیں سمیٹتی تیزی سے باہر نکلی اور پھر کارڈور میں رک گئی۔ اسے رکنا ہی پڑا، وہاں وہ تھا جسے دیکھ کر وہ یوں نظر انداز کر کے نہیں جا سکتی تھی۔ وہاں فیضان خان تھا۔ کیسی ہیں؟ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح تھا، جھکی آنکھیں، ماتھے پر گرے بال اور عجیب مؤدبانہ سا انداز، جیسے وہ بہت معزز ہو اور وہ اس کا ادنا سا خادم۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ خیریت ہے؟ آج کچھ خاص ہے کیا؟ وہ جھکی نظروں کے باوجود اس کی تیاری سے آگاہ تھا۔ نور الصباح کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ واقعی آج اپنے ریگولر سٹائل سے ہٹ کر ڈریس اپ ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جی ہاں، آج روزی کا برتھ ڈے ہے، اسی کی تیاری ہے، آپ آئیں گے؟ اس نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس سڑیل نے کبھی نہیں آنا، اور وہی ہوا۔ فیضان نے ہلکا سا مسکرا کر انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کی اپنی کوئی مصروفیت تھی، وہ اسے جانتی تھی، وہ بہت اچھے سے اسے یقین تھا۔ فیضان خان، ان کا سب سے خاموش کلاس فیلو، پر اسرار، عجیب سا، ماتھے پر گرے بانوں والا، سرخ آنکھیں لیے، ایک معروف اور مقبول سیاستدان کا بیٹا جو اپنی BMW میں کسی شہزادے کی مانند یونیورسٹی آتا تھا اور جسے ان کا پورا ڈپارٹمنٹ بگڑے رئیس کے نام سے پکارتا تھا۔ وہ فیضان خان اپنی ذات میں ایک عجیب شخص تھا۔ غیظ بصر کا حکم جتنی تاکید کے ساتھ اسلام نے دیا تھا، اس نے پورا اسے اپنے اوپر لاگو کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے نظر جھکا کر بات کیا کرتا تھا، لڑکیوں سے دور بھاگتا مگر اس سے لازمی سلام دعا کرتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ عبدالہادی کا سب سے عزیز دوست تھا۔ اسے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی، دونوں میں بہت سی متضاد چیزیں تھیں، مگر اس کے باوجود وہ دونوں بہترین دوست تھے۔ اسے فیضان کا یوں آپ کہنا ہمیشہ لطف دیتا تھا، اسے انجوائے کرتی تھی، اس کے لہجے کا احترام اسے بھاتا تھا، اور سب سے بڑی بات تھی کہ اس نے کبھی فری ہونے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ ہمیشہ مختصر گفتگو کرتا تھا، مگر ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ وہ اسے کہیں نظر آتی اور وہ نظر انداز کر کے چلا جاتا۔
वो उसके लिए लाजमन रुकता था, उसे देखकर ठहरता था और नूरुल सबा को ये बहुत अजीब लगा करता था। शायद इसलिए भी कि वो पढ़ाई में उतना ही निकम्मा था जितना कि एक बिगड़ा रईस या अमीरजादा हो सकता था, और नूरुल सबा ने कभी भी उसे पढ़ाई के मुतल्लिक पैनिक होते नहीं देखा था। आमतौर पर उसके बैग में एक किताब या गलती से एक नोटबुक के सिवा कुछ ना होता था। एक पेन या बॉल पॉइंट तो सिरे से मौजूद ही ना होता था। यूं ही इत्तफाक से एक दफ़ा वो किसी लेक्चर में इकट्ठे बैठ गए तो उस दिन वो ये भी जान गई कि उसकी हैंड राइटिंग कितनी रफ और ना पढ़े जाने के काबिल थी। उसे उस दिन अजीब सा अफसोस हुआ था। अच्छा खासा हीरो था, मगर अफसोस इतना नालायक हीरो। उसने अफसोस से उसे हीरो के दर्जे से हटाकर बस बिगड़े नवाब के तौर पर कबूल कर लिया। अलबत्ता वो छुट्टी नहीं करता था, निहायत पाबंदी से यूनिवर्सिटी आता था। इस बात पर उसे अक्सर हैरत होती कि जब उसे क्लासेस में कुछ समझ ना आता था तो आखिर वो लेने क्या आता था, और बीबीए के जीनिया फ्याज कैसे उसकी राहों में पलकें बिछाए उसकी मुंतज़िर रहती थी, जिसे वो घास तो दूर घास का तिनका भी नहीं डालता था। शर्जील, जो कि उनका नहायत शरारती क्लासमेट था, उसे जीनिया फ्याज से इस कदर टूट कर हमदर्दी महसूस होती कि उसका बस ना चलता, वरना वो फैज़ान का कीमा कर देता, जो इतना नाशुक्रा था कि इतनी प्यारी लड़की को ठुकरा रहा था। मगर फैज़ान को भला क्या परवाह थी, वो ऐसी बातें सुनना भी पसंद ना करता था, इसलिए हमेशा शर्जील को डांट देता। दूसरा बड़ा शौक़ उसका दूसरों को ज़ियाफ़तें खिलाना था। तकरीबन हर रोज़ ही वो किसी न किसी को साथ लेकर निकल जाता। अमूमन वो 5 लड़कों का ग्रुप होता, जो कि फैज़ान खान, शर्जील हयात, फैसल शहरोज़, शाज़ेब अली और अब्दुल हादी पर मुश्तमिल था। ऐसे ही एक दावत में जब वो यूनिवर्सिटी में उसके इंतज़ार में झुलस रही थी, अब्दुल हादी के सेल फ़ोन की मैसेज टोन बजी। इससे पहले कि वो मैसेज ओपन कर पाता, फैज़ान ने सेल उसके हाथ से ले लिया और उससे भी पहले कि वो कोई रद्द-ए-अमल दे सकता, मैसेज खुल गया। देयर यू आर माई लव, आई वॉज मिसिंग यू। आंसुओं से लबरेज ये पैगाम देखकर फैज़ान साकित हो गया। उसे लगा शायद उससे कुछ गलत हो गया हो, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसे अपना आप इतना मुजरिम लगा कि खाना अधूरा छोड़ा, सेल उसे वापस किया और बस भागने की। अब्दुल हादी अलग शर्मिंदा था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर एक दूसरे के पर्सनल मामलात में नहीं जाते थे। और आज उफ क्या हो गया था। उसने रात को नूर को सारा वाक़या सुनाया तो वो साकित रह गई। फिर क्या वो जान गया कि हादी और नूर इन्वॉल्व थे, मगर हादी ने उसे ये कहकर तसल्ली दी थी कि उसने नूर का नंबर उसके नाम की बजाय प्रिंसेस के नाम से सेव किया हुआ था, इसलिए उसे मुकम्मल यकीन था कि वो बूझ ना सका होगा कि प्रिंसेस दर हकीकत कौन थी। नूरुल सबा को अब्दुल हादी से ये वाहिद इख्तलाफ था कि वो उसके साथ अपने रिलेशन को खुफिया रखना चाहता था, और ख़ुसूसन अपने सबसे अजीज़ दोस्त फैज़ान से उसे उलझन महसूस होती थी। वो क्यों छुपाना चाहता था भला? इश्क और मुश्क कभी छुपते भी हैं? उसे अब्दुल हादी की इस मंतक की वाकई समझ ना आती थी। आखिर उसे फैज़ान से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी? और एक दिन बहुत हिम्मत करके उसने हादी से पूछा तो वो मुस्कुराकर बात टाल गया और सिर्फ इतना ही कहा कि वो मुनासिब वक्त पर सबको बता देगा। और हैरान कुन बात यह थी कि फैज़ान ने वो मैसेज पढ़ने के बावजूद पूछा ना था कि वो मैसेज किसका था। नूरुल सबा को ये सुनकर हमेशा कितना अच्छा लगा था। ठीक ही तो था कि वो दूसरों के पर्सनल मामलात में नहीं घुसता था। रोज़ी का बर्थडे शानदार गुजरा था। उसकी ख्वाहिश बखूबी पूरी हुई थी। उसके महबूब की नज़र उस पर ठहर सी गई थी, रुक सी गई थी, जम सी गई थी उस पर। वो बेसाख्ता उसे देखकर मुस्कुराया। इस वक्त नूरुल सबा के दिल की धड़कन आसमां को छू रही थी। वो वाकई आज अपने रेगुलर स्टाइल से हटकर एक लंबी अनारकली फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामे में थी, वरना अमूमन वो जीन्स और कुर्ता पहना करती थी और सर पर स्कार्फ, जो हर सूरत उसके लिबास का हिस्सा होता था। हादी ने कभी उसके बाल नहीं देखे थे। स्कार्फ तो आज भी उसने लिया हुआ था, मगर इस फ्रॉक ने हादी पर अजीब गज़ब ढाया था। और जब सब अपनी बातों में मसरूफ़ थे, उसने बहुत आहिस्तगी से नूरुल सबा के गिर्द झुककर हल्की सी सरगोशी की थी। एक शानदार सी पिक लेना इस ड्रेस में। नूरुल सबा ने सुर्ख गालों के साथ असबात में सर हिला दिया था। रात को जब उसने पिक्चर उसे व्हाट्सएप की तो हादी पागल ही हो गया। फ़ौरन उसकी कॉल आने लगी। वो फ़ोन संभालती छत पर भागी। वो बहुत खुश थी, वो मुहिब थी, मगर आज महबूब की दिल नवाजी उसे हवा में बहुत ऊंचा उड़ा रही थी। खुश नसीबी थी कि वो अपने महबूब की निगाह में जच गई थी। हालांकि वो तो एक बेमाया बेरियाद दासी की माने ना सिले की चाह रखती थी। उसे दीवाना वार हादी के गिर्द चकराना पसंद था। उसे यकीन ही ना होता था कि वो इतना शानदार और बाकमाल शख्स उससे मोहब्बत करता था। वो उसे पसंद थी, उसे खुद पर रश्क आता था। वो कुछ मजीद उसके पीछे दीवानी होती जाती थी। और कौन थी भला नूरुल सबा? किधर से आई थी? MBA के इस फर्स्ट सेमेस्टर में नूरुल सबा का एडमिशन कोई मामूली बात नहीं थी। इस निजी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आसमां को छू रही थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी से एक सेमेस्टर की फ़ीस अदा की थी। घर में वालिदैन के बाद बस एक छोटा भाई था, इसलिए अब्बा से अपनी जंग लड़ते हुए और किसी की मुखालफत नहीं झेलना पड़ी थी। बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अब्बा दुकानदारी करता था, अम्मा घरदारी, और वो बस फसाद मचाने को तैयार।
यूनिवर्सिटी पढ़ने का खप्त भी खानदान भर में इसके सिवा किसी को ना उठा था। जब ही अब्बा ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए थे। वो मासूम ज़रूर थी मगर बेवकूफ़ ना थी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त उसे अच्छी तरह वहाँ की ज़रूरियात और लाज़िमात का अंदाज़ा था। अपनी इस्तात को देखते हुए उसने हल बहुत अच्छा ढूंढा। उसने एतवार बाजार से 2 जीन्स खरीदी और चंद कुर्ते अम्मा से बनवा लिए। वो सिलाई में माहिर थी। इसने इनसे डिज़ाइन वाली कॉपी से मिलते जुलते कुर्ते बनवाए जो हकीकतन तो बहुत मुनासिब कीमत में बने थे मगर बज़ाहिर बहुत महंगे और ब्रांडेड लगते थे। यूँ उसने अपनी माली हालत को बड़ी महारत से छुपा लिया। आई कॉम से ही उसके पास घर में ट्यूशन के लिए बच्चे आते थे जिनकी फ़ीस आराम से इतनी हो जाती कि उसके आने जाने और यूनिवर्सिटी का खर्च निकल आता था। मोबाइल उसने ज़रूरत के मुताबिक छोटा सा रखा हुआ था मगर हादी को एतराज़ था। वो चाहता था कि वो कोई नया महंगा मोबाइल ले ले जिसमें ढेर सारी एप्लीकेशंस हों ताकि वो आसानी से एक दूसरे को तस्वीर भेज सकें। वो उसकी फरमाइश पर थोड़ा घबरा गई थी। फिर उसने बड़े आराम से ये कहकर बात बदल दी कि उसके घर कोई ला के देने वाला नहीं। भाई बहुत छोटा था, अब्बा को इन चीज़ों की अलिफ बे भी पता नहीं थी और वो खुद मार्केट कभी गई नहीं थी, ख़ास तौर पर मोबाइल मार्केट। अपने तौर पर उसने हादी को मुतमईन कर दिया था मगर वो मुतमईन नहीं हुआ था। वो उससे आगाना थी। गर्ज़ ये कि हर चीज़ के मामूल के मुताबिक पुरसकून और हमवार चल रही थी। जब इस नदी में पहला कंकर गिरा उसने बेताबी से मैसेज लिखा और फ़ोन से भेजा मगर वहाँ रीसेंड आ रहा था। उसे धचका सा लगा। एक खदशे ने उसके अंदर सर उठाया। उसने फ़ौरन क्रेडिट चेक किया, वो ज़ीरो पे था। उसे यकीन नहीं आया, अभी कल ही उसने कार्ड डलवाया था जो आज ख़त्म हो चुका था। उसने वक्त देखा, रात के 10:15। वो मायूस सी बिस्तर पर गिर गई। वो अब क्या करे। फ़ोन की स्क्रीन पर अब मज़ीद 2 नए पैगाम चमक रहे थे। वो मायूसी से पैगाम खोलने लगी। मेरी ज़िंदगी, अब्दुल हादी की मोहब्बत फूट रही थी। मेरी नूर। वो बेताब था। उसने बेसाख्ता सेल फ़ोन को झपट कर दिल से लगा लिया। इसकी आंखों में नमी उतर रही थी। उसका महबूब उसे पुकार रहा था और वो कैसी बदकिस्मत थी कि इस पुकार पर लबैक कहती हुई ना जा सकती थी। इसने बेसाख्ता ज़ेरे लब अल्लाह की मदद तलब की थी। वो किस कदर बेबस थी। मेरी जान किधर हो। एक नया पैगाम चमक रहा था। उसके लब लरजने लगे। शिद्दत जज्बात से वो सिसक उठी। उस वक्त फ़ोन पर अब्दुल हादी की कॉल आने लगी। वो खुशी से निहाल हो गई और दूसरी बेल पर ही उसने कॉल पिक कर ली। नूर। वो परेशान सा लगा। सॉरी हादी, आई एम वेरी सॉरी। वो लब कुचलती आंसू पीने लगी। वो हैरान हुआ, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए ना। हाँ, तुम जवाब नहीं दे रही थी ना तो मैं परेशान हो गया। फिर सोचा कॉल करता हूँ, शायद सो गई हो। वो नरमी से वजाहत दे रहा था। मैं रिप्लाई लिख रही थी मगर मेरा क्रेडिट ख़त्म हो गया। उसने इंतहाई शर्मिंदगी से उसे बताया, कोई बात नहीं, हम फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं। उसने इत्मीनान से कहा। नूर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो एक सरशार खुशी में भीगती फ़ोन थामे वहीं दराज हो गई। रात कतरा कतरा गुजरती जा रही थी। उसकी रगों में नशा बढ़ता जा रहा था। उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसकी हंसी। वो खुशबू के सफ़र में थी। वक्त का बहाव बहता जा रहा था और वो तब चौंकी जब 3.5 घंटे बाद फ़ोन बंद हुआ। फ़ोन पकड़े पकड़े उसका बाजू अकड़ चुका था। उसकी आंखें बंद हुईं तो इनमें अब्दुल हादी की दिलकश और मनमोहिनी सूरत थी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में उसने सेल चेक किया तो उसमें अच्छा खासा क्रेडिट था। वह हैरान हुई। उसने फ़ौरन हादी को मैसेज किया, पता नहीं किसने मुझे क्रेडिट भेजा है। उसके सवाल में मासूमियत और आंखों में शरारत थी। उसका फ़ौरन जवाबी पैगाम चमका, इतने चाहने वाले हैं आपके, किसी ने करवा दिया होगा। वो तंग कर रहा था। क्या मतलब। उसने मुंह बनाया, सच ही कह रहा हूँ। वो शरीर हुआ, भला कौन। वो तजस्सुस से बोली। सेल उसके हाथ में था और वो यूनिवर्सिटी की राहदारी में तेज तेज चल रही थी। आपका शहजादा, आपका सुल्तान, आपकी ज़िंदगी, आपकी जान, आपकी सांस और आपका अब्दुल हादी। वो मोहब्बत से कह रहा था। नूरुल सबा को झटका सा लगा। उसे रुकना पड़ा। वो सारे खूबसूरत अल्फाज जिनसे वो उसे पुकारती थी वो इन्हीं का हवाला दे रहा था। उसके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और आंखों की चमक पहले से कई गुना बढ़ गई। अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सामने देखा। वो धूप में खड़ा था। नजरें सेल पर जमाए उसने बस यूं ही नजर उठाई थी कि धूप की चमक सीधी उसकी आंखों में पड़ी थी। नूरुल सबा का दिल थमसा गया। धूप और रोशनी से वो 2 भूरे कांच मजीद चमक उठे थे। उससे अगला कदम उठाना दुश्वार हो गया। उसका सेल वाइब्रेट कर रहा था। उसने बेख्याली में सेल देखा। वहाँ एक नया पैगाम चमक रहा था, इतने चाहने वाले हैं, कोई भी हो सकता है। उसने पढ़ते हुए अब्दुल हादी को देखा जो कि मैसेज सेंड करने के बाद खफीफ सा मुस्कुरा रहा था, जैसे खुद ही अपनी बात का लुत्फ ले रहा हो। नूरुल सबा कोई जवाब दिए बगैर उसके करीब आ गई। वो एकदम चौंका। नूर। वो मुस्कुराया। हुक्म। नूरुल सबा ने हल्का सा सर खम किया। अब्दुल हादी के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कैसी हो। उसने नरमी से कहते हुए सेल अपनी जीन्स की पॉकेट में ठूंसा और अपनी आस्तीन फोल्ड करने लगा। वो दोनों चलते हुए अब लॉन की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत दफ़ा हमें एहसास नहीं होता कि जाने अनजाने में हम अपने आप को ज़िंदगी के इस गुर्दाब में फंसा लेते हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाती है। नूरुल सबा आइडियलिस्ट थी। उसकी ज़िंदगी ख्वाब बुनते गुजरती थी। उसने ख्वाबों की ताबीर की हमेशा ख्वाहिश की थी। ताबीरें मुजस्सम उसके सामने आएंगी। उसने कभी सोचा ना था, भला मोहब्बत करने वाले एक दिल के सिवा उसे क्या ताबीर चाहिए थी।
اس کے لیے عبدالہادی کافی تھا، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے صرف اللہ کافی ہے اور انسان بڑا ہی خود غرض اور ناشکرا ہے۔ تم نے کبھی میری بات اگنور نہیں کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تم موبائل کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ خفا خفا سا بول رہا تھا۔ نور کے اندر چھن سے کوئی چیز ٹوٹی تھی۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارد گرد اسٹوڈنٹس کا رش اب قدرے کم ہو چکا تھا۔ اس سیمسٹر کے مڈ ایگزامز شروع ہو رہے تھے، اس لیے آج کل وہ عام طور پر لائبریری میں پائے جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھے جب ہادی کو پھر سے اس کا موبائل یاد آ گیا۔ نور نے اس کی بات سن کر وہی کمزور سی وضاحت دوبارہ دینے کی کوشش کی تھی، مگر آج ہادی نے اس کی بات قطع کر دی۔ اٹس ناٹ اے بگ ایشو، میں لا دیتا ہوں موبائل، یہ تو پرابلم ابھی سالو ہو گیا، وہ اطمینان سے بولا۔ نور کا رنگ بدلا، مگر ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نور نے گھبرا کر کہنا چاہا، مگر ہادی نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ ایکسکیوز می، پیسوں کی بات کون کر رہا ہے؟ اس کے بھورے کانچ استجابی انداز میں اسے گھور رہے تھے۔ وہ کچھ مزید کنفیوز ہو گئی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اس نے گڑبڑا کر وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی۔ پلیز یار، میرا موڈ خراب مت کرو، تمہارے اور میرے پیسے الگ الگ ہیں کیا؟ فرق کیوں کر رہی ہو؟ وہ برا مان گیا۔ وہ کچھ مزید اضطراب میں مبتلا ہو گئی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ ہادی، غلط مت سمجھو مجھے۔ اس نے اپنا نچلا لب کچلتے ہوئے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہادی کے چہرے کے تاثرات یک بہ یک بدل گئے۔ اس نے مضبوطی سے نور کا ہاتھ تھام لیا، نرم جلد، نازک سی انگلیاں، اس کی رگوں پہ میں برقی رو دوڑ گئی تھی۔ بس تو پھر ڈن ہو گیا، میں اپنی شہزادی کے لیے اپنی پسند سے سیل فون لے کر آؤں گا، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور الصبا کے گال دہک اٹھے۔ یہ احساس، یہ لمس کتنا جاں فضا تھا، اس کے اندر ایک عجیب سا اضطراب اتر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ ہاتھ مضبوطی سے تھام کر سینے سے لگا لے۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا، ورنہ دل دھڑکنے کے انداز سے اسے لگ رہا تھا کہ آج تو اس کے گالوں پر لازماً سرخ پینٹ پھر چکا ہوگا۔ عبدالہادی اس کے اندر کی کشمکش سے بے خبر اب کوئی اور بات شروع کر چکا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے لیے سیل فون لے آیا تھا۔ نور الصبا کو جیسے یقین ہی نہ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں جگمگ کرتی تھیں، اور اس دن وہ بہت ایکسائٹمنٹ سے لان میں بیٹھے تھے۔ عبدالہادی اسے موبائل کا سسٹم سمجھا رہا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر وہ موجود تھا۔ اس کی گہری نظر ان دونوں پر تھی، اور اس کی ساکن پتلیوں کے پیچھے ایک آگ تھی، گہری اور نیلی آگ۔ یونیورسٹی میں اسپرنگ فیسٹیول تھا، اور ادبی سوسائٹیز پوری طرح اس کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وہ سب اس میں حصہ لے رہے تھے سوائے عبدالہادی کے، جسے نور نے خود منع کیا تھا، اور اس کا کہنا تھا وہ سب چاہتے ہیں میں ماڈلنگ کروں۔ عبدالہادی ہیز لیتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ نور نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مگر میں نہیں چاہتی۔ اس کا لہجہ مدھم تھا، اور اس میں اضطراب کی کیفیت تھی۔ وہ چونکا۔ مگر کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم اسٹیج پر جاؤ اور سب تمہیں دیکھیں، وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ عبدالہادی کا کہکا بے اختیار تھا۔ آئی کانٹ بلیو، نور، ادھر بھی تو سب دیکھتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور اس کی خوبصورت ہنسی کو سنتی رہی، مگر پھر بھی اس کا انداز ضدی تھا۔ اس بار وہ بھی قدرے سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے حامی بھر لی تھی، اور پہلی مرتبہ فیضان خان کو دھچکا لگا تھا۔ ایسا کب ہوا تھا کہ عبدالہادی یوں اسٹیج پر جانے سے انکار کرے؟ وہ تو ہمیشہ فکسڈ رہنا پسند کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ ایک پیدائشی ہیرو ہے، لڑکیاں اس پر اس لیے مرتی تھیں کہ اس میں بناوٹ نہ تھی۔ مگر اب، اور جب اس نے عبدالہادی کو خریدنے کی کوشش کی تو وہ ہنستا رہا، اور پھر بولا تو بس اتنا ہی، ہائی اتھارٹیز نے پرمیشن نہیں دی۔ اس کے انداز میں عجیب سی بے نیازی تھی، اور آنکھوں میں چمک۔ وہ مزید کچھ پوچھے بغیر بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ فیضان خان، جسے وہ سب لوگ معصوم اور بے خبر سمجھتے تھے، اس راز سے بخوبی آگاہ تھا جسے وہ دونوں چھپاتے پھرتے تھے۔ وہ عبدالہادی اور نور الصبا، وہ دونوں کتنے پاگل تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بے خبر تھا۔ بھلا عشق بھی کبھی چھپا ہے؟ وہ تو اس پل ہی جان گیا تھا جب عبدالہادی کی نور الصبا پر پڑنے والی نظر میں چمک اتری تھی، اور اس کے چہرے کے رنگ کھل اٹھے تھے۔ اس پل جب کہ عبدالہادی نے خود بھی آگاہ نہ کہا تھا، اس جذبے سے جو کہ اس کی آنکھوں سے فیضان نے پا لیا تھا۔ اس بات کو وہ کیوں کر نظر انداز کر دیتا؟ مگر وہ فی الوقت خاموش رہنا چاہتا تھا۔ وہ تب تک عبدالہادی سے کوئی بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ خود نہ کرے، اور ہادی تھا کہ منہ سے بھاپ نکالنے کا روادار ہی نہ تھا، مگر مد مقابل بھی فیضان تھا، بے حد حوصلے اور برداشت کا مالک۔ بڑے صبر سے انتظار کر رہا تھا کہ محبت کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ وہ عبدالہادی کی شخصیت کے اس پہلو سے آگاہ تھا جس سے نور الصبا واقف نہ تھی۔ اسپرنگ فیسٹیول پر اس کی ڈریسنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی روایتی لڑکیوں میں سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ آف وائٹ فراک جس پر سترنگی نگینے لگے تھے، اور ساتھ آف وائٹ اسکارف تھا، بازو چوڑیوں والے تھے، اس لیے انگلیوں پر صرف ایک رنگ تھی، ہاتھ میں آف وائٹ ننھا سا کلچ۔ وہ تو پرستان کی کوئی بھٹکی ہوئی پری لگتی تھی۔ عبدالہادی کا دل اتنا تیز دھڑکا کہ وہ گنگ سا رہ گیا۔ وہ دلکشی کی تصویر تھی، وہ خوبصورتی کی اخیر تھی، وہ حسن کی عملی تصویر تھی۔ وہ کیا تھی وہ فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ اس فنکشن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی سٹنگ ارینجمنٹس الگ الگ تھیں، اور اس سارے فنکشن میں وہ صرف ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کرتے رہے تھے۔ وہ بہت بے قرار تھا۔ اس نے ہمیشہ نور کو سادہ ہی دیکھا تھا۔
آج پہلی بار وہ یوں بن سور کر آئی تھی کہ اس پر قیامت ڈھا گئی تھی۔ وہ کب بے خبر تھی، بخوبی آگاہ تھی کہ اس نے عبدالہادی کو بسمل کر دیا تھا اور وہ اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹیکس پر اپنی بےتابی کا والہانہ اظہار کر رہا تھا، ایسے لفظ جو اپنی حد سے باہر تھے، بے باک اظہار اور والہانہ لبک۔ وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھی، مگر اس سے برا نہیں لگا تھا، حالانکہ اسے برا لگنا چاہیے تھا۔ فنکشن کے اختتامی حصے میں اسے عبدالہادی کا ٹیکس آیا، وہ اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے کلچ پکڑتی باہر نکلی، پارکنگ ایریا میں اسے تلاش کرتے ہوئے یکلخت کسی سے ٹکرائی اور بری طرح ڈر گئی۔ اس نے نیم تاریکی میں مڑ کر دیکھا تو وہ فیضان تھا، بلیک ٹو پیس میں، شاید زندگی میں پہلی بار اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو جیل سے پیچھے کیے۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی سرخی اس پل کچھ مزید گہری ہو گئی تھی۔ آپ یہاں خیریت تو ہے؟ وہ بڑے غیر محسوس انداز میں سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نور کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ ہادی، اس نے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ پارکنگ میں ایک جامد خاموشی تھی، دور کھڑے درخت ساکت تھے اور ان کے پتے یوں جھکے ہوئے تھے جیسے کئی نادیدہ رازوں کے بوجھ سے جھکے جاتے ہوں۔ ہادی مطلب؟ وہ فوراً بولا، اس کی آنکھوں میں حیرت کی ہلکی سی لہر بھی نہ تھی۔ مجھے اس سے کام تھا۔ اس بار وہ قدرے سنبھل کر بولی تھی۔ فیضان کے ماتھے پر ایک گہری شکن آ گئی تھی۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے سیل کو دیکھنے لگی جس پر کوئی مزید ٹیکس نہ تھا۔ آج تو فنکشن ہے، کل کروا لیجیے گا کام۔ اس کا انداز ہنوز سرد تھا۔ وہ جھلا کر جواب دیے بغیر پلٹی اور پھر اسے وہ دور سے آتا نظر آیا، مگر بہت عجیب ہوا، اس نے نور اور فیضان کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ لیا تھا اور وہ ان کی طرف آنے کے بجائے دوسری طرف پلٹ گیا۔ اسے عبدالہادی کے اس قدم کی سمجھ نہ آئی تھی، مگر وہ جھنجھلا کر آگے بڑھ گئی۔ واپسی رات 8 بجے کے بعد تھی اور اس وقت اسے گھر چھوڑنے والا کوئی نہ تھا سوائے عبدالہادی کے۔ اس نے اپنا تمام تر غصہ اور ناراضگی ایک طرف رکھتے ہوئے اسے ٹیکسٹ کیا۔ جواباً وہ فوری طور پر اسے وہیں رکنے کا کہہ کر خود غائب ہو گیا اور ٹھیک 10 منٹ بعد اس کا ٹیکسٹ آیا تھا کہ وہ گیٹ پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ فوراً آئے۔ اس بار اس نے سیکنڈ میں عمل کیا، کیونکہ اس وقت وہ اس کے موڈ کی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ جب وہ اس کی گاڑی کے قریب پہنچی تو دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی تیزی سے موڑی تھی۔ گاڑی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور یونی کے پیچھے لے جا کر اس نے گاڑی روک دی۔ اندرونی روشنی جلائی۔ نور الصبا کا چہرہ کسی جگنو کی مانند چمکا اور عبدالہادی کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر اس کا ہاتھ والہانہ بے تابی سے نور کے ہاتھ کی طرف بڑھا اور اس نے نور کے نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیے۔ وقت تھم سا گیا۔ بہت دور کہیں یونی کے ہال سے اٹھتے گیت کی مدھم سی آواز آ رہی تھی اور تاریکی میں اس پل وہ حد پار ہو گئی جس کے پار صرف تباہی تھی۔ حلال و حرام کی وہ معمولی سی لکیر جس میں صرف نشہ تھا، لذت تھی، سرور تھا، مگر یہ سب جذبے کس قدر وقتی تھے۔ باقی رہ جانے والی تو صرف ایک ہی چیز تھی، دائمی ذلت۔ اس نے نور الصبا کے ہاتھ بڑی مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر بے تحاشا چومے تھے اور اس کا رنگ کیسے لالیاں چھلکا رہا تھا۔ مزید کی طلب اور بے تابی حد سے سوا تھی، مگر چونکہ آغاز تھا اس لیے جھجک دونوں طرف برابر قائم تھی۔ واقعی یہ آغاز تھا، بربادی کا نقطہ آغاز۔ برائی آغاز میں بہت بے ضرر اور معمولی نظر آتی ہے، کسی دلکش جال کی طرح جو بظاہر بڑا سترنگی نظر آتا ہے، مگر جب یہ کسی پاکیزہ نفس کو بھٹکا کر اپنے بظاہر خوبصورت رنگوں میں جکڑ لیتا ہے تو اس کے آگے ہتھیار ڈالنا ناگزیر ہو جاتا ہے اور اس کی جکڑن سے نکلنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ وہ اس سیاہی کو مکمل طور پر فراموش کیے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکس پر بات کر رہے تھے۔ بے قراری، بے چینی اور بے کلیتی کی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی تھی جن پر عبدالہادی کا لمس ابھی بھی زندہ تھا اور اس کے لبوں پر موجود مسکراہٹ ہوتی جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نشہ بڑھتا جاتا تھا۔ اس لمس کی لذت ناقابل بیان تھی، کیونکہ یہ ایک نامحرم کا لمس تھا جس میں برائی اور گناہ کی آمیزش تھی، اور برائی میں تو ہمیشہ ذی نفس کشش محسوس کرتے ہیں، اور وہ کلی لمحہ بلمحہ کھل رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب صبح کے 5 بجے۔ وہ تب چونکی جب اس کے موبائل نے بیٹری لو کا سائن دیا، اور وہ نہیں جانتی تھی مگر ایک عجیب بہاؤ تھا جس میں وہ دونوں بہتے چلے جا رہے تھے اور دونوں ہی اس کے انجام سے ناواقف تھے، اور جب وہ یونیورسٹی میں ملے تو ایک دوسرے سے نظر نہ ملا پا رہے تھے۔ نہ جانے اتنی شرم کیوں آ رہی تھی۔ نور کے گالوں کی لالی چھپائے نہ چھپتی تھی، اور عبدالہادی وہ تو ہواؤں میں تھا۔ وہ آج مسلسل نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ہی نہ بھرتا تھا۔ دل بھرتا بھی کیسے؟ وہ اتنی خوبصورت آج سے پہلے کبھی نہ لگی تھی۔ آخر ایک ہی رات میں وہ کون سا جام پی کر آئی تھی؟ وہ سوچنے پر مجبور تھا۔ دل تھا کہ پنچھی کی مانند اڑان بھرتا، اس کی سمت لپکتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ضدی دل کی مانتا چلا گیا، اور اسی شب فیضان کے ساتھ بیٹھے وہ بہت کھویا سا تھا، اور فیض اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ اب وہ لنچ کے لیے ان سب کے ساتھ باہر نہیں جاتا تھا، اب وہ اپنا لنچ لان میں نور کے ساتھ کرتا تھا۔ فیضان نے اسے کئی بار دیکھا تھا مگر کبھی اسے جتایا نہیں تھا، اور اب گزرے کچھ دن سے عبدالہادی کا عجیب طرح سے بدلا رویہ اسے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ منموہنا سا لڑکا اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ بدل گیا تھا، اور فیضی اس راز سے واقف تھا کہ اس کے دوست کی تبدیلی کے پیچھے وہ روشن چہرے والی لڑکی نور الصبا تھی، مگر اسے تبدیلی پسند نہیں تھی۔ ہاں، اسے تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، نہ لوگوں میں، نہ دوستوں میں، اور نہ رویوں میں، نہ ہی رشتوں میں۔
वो चीज़ों को एक जैसा और दायमी देखना चाहता था, जबकि हकीकत तो ये है कि तब्दीली कायनात का असूल है। अच्छी और बुरी दोनों तरह से ही ये तब्दीली इंसान की ज़िंदगी को बेहतरी या बदतरी की तरफ ले कर जाती है। उसे लगा था अगर उस रात नूर सबा को वहाँ से ना भेजता तो शायद कुछ गलत हो जाता, मगर वो सिर्फ एक चीज़ से वाकिफ ना था कि वो गलत हो चुका था। मुझे नींद नहीं आती, अब मुझे तुम बहुत याद आती हो नूर, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें अपने पास रखूं, वो बोझल अंदाज में बोल रहा था। नूर ने लब कुचलते हुए ये लफ्ज़ सुने और फिर जब्त का बंधन टूटा और उसकी सिसकियां बेअख्तियार हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे अब दूर नहीं रहा जाता, ये दर्द नहीं सहा जाता, मुझे अपने पास ले जाओ ना। वो बेबसी से चूर थी। अब्दुल हादी बेकरार हो गया। भला उसे यूं रोते हुए कब देख सकता था वो तो उसकी जान थी। नूर मेरी जान रो मत, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, महसूस करो ना। उसके अंदाज में तड़प थी। वो कुछ और शिद्दत से रोने लगी। पता नहीं ये कैसा रास्ता था, कितना मुश्किल और दर्दनाक था। वो इस कदर थक गई थी कि सारी रात उससे बात करने के बावजूद सुकून नहीं मिलता था। सुकून पता नहीं कहाँ खो गया था। ना नमाज पढ़ने को दिल करता था, ना ही तिलावत में तवज्जो टिकती। अंदर कहीं यह एहसास गहरा था कि ये रास्ता गलत था। ज़मीर शायद कभी जिंदा था, मगर अब वो अगर जागता भी तो वो नज़रें फेर लेती। इनकी गुफ्तगू टेक्स्ट पर हर हद पार कर चुकी थी। वो बहुत आम अंदाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे। शुरू में एक बार दोनों को शर्मिंदगी हुई, जो कि बाद में ढिठाई में बदल गई। उनके नज़दीक ये मोहब्बत थी, अब तो एक ज़रा बराबर एहसास भी बाकी ना रहा था। अब्दुल हादी ने उस पर अनायात का ढेर लगा दिया था। डिज़ाइनर कुर्ते, परफ्यूम्स, घड़ियाँ और वो नया मोबाइल भी तो शामिल था इसमें, जिसमें से कभी उसने बैलेंस ही ना ख़त्म होने दिया था। और वही नूर जो बैग में पराठा रोल करके, जिसमें ऑमलेट और चीज़ की फीलिंग होती थी, जिसे वो पेपर में लपेटकर आराम से कहीं भी बैठकर खा लिया करती थी, अब वो इस खटन से भी आज़ाद हो चुकी थी। अब लंच उसे हादी के साथ करना होता था और जाहिर है उसकी पेमेंट भी वो खुद करता था। और यूं दर हकीकत वो उसके लिए पागल हो चुकी थी और उसे लगता था कि वो बिल्कुल ठीक थी। भला कौन करता है आजकल किसी पर इतनी मेहरबानियाँ? सिर्फ वही जो मोहब्बत करता हो। अब्दुल हादी उसके लिए पागल था, उसका दीवाना था, उस पर जान छिड़कता था और उसका बस चलता तो वो कायनात उसके लिए खरीद लाता। उसे नूर के सिवा कुछ नज़र ही ना आता था। और जब वो अब्दुल हादी को खुद पर इतना मेहरबान पाती तो लगता हर ख्वाब सच का रूप धार कर सामने आ गया हो और वो और भी उसके पीछे दीवानी होती जाती थी। उसे लगता था कि भला अब मजीद किस चीज़ की जुस्तजू बाकी रह गई है, सब कुछ तो मिल गया था। सेमेस्टर का मिड आया तो वो दोनों जैसे होश में आ गए। अब मोहब्बत भरे टेक्स्ट के साथ साथ स्टडीज़ की बात भी करना पड़ती थी। दिल तो ना करता मगर मजबूरी थी। और एक दिन यूं हुआ कि वो रात को बात ना कर पाई। शदीद सर दर्द की वजह से वो सो गई। जब अगली सुबह जागी तो अब्दुल हादी की 21 मिस कॉल और 41 मैसेज देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने लरजती उंगलियों से उसे जवाबी पैगाम लिखने की कोशिश की, मगर जज्बात का गलबा इस कदर था कि उसके आंसू निकल आए और वो कुछ भी टाइप ही ना कर सकी। वो क्या करती? किस कदर बड़ा जुल्म हुआ था उसे, कोई उससे पूछता। वो रात सो गई, मगर सो कैसे गई उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। दिल चाहा अपना सर दीवार से दे मारे। पता नहीं क्या हो गया था उसे। भला हादी क्या सोता होगा कि वो कितनी बदतमीज़ और एहसान फरामोश थी। इतनी लापरवाही पर पता नहीं वो उसे माफ़ भी करता या नहीं। उसने कोई 87 मैसेजेस सॉरी के लिखकर उसे भेजे। जवाबन सिर्फ यकहरफी रिप्लाई आया था, ओके, जो कि उसे जलाकर राख कर गया। वो जान गई कि वो उससे सख्त नाराज़ था और उसे लगा उसकी रूह तड़पने लगी हो। उसने जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी के जाने की तैयारी शुरू कर दी। बिना नाश्ता किए जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो अब्दुल हादी कहीं नहीं था। क्लास बंक करके वो अपने और उसके पसंदीदा बेंच पर आ बैठी। उसे पता था वो कहीं भी हो इधर ज़रूर आएगा। मौसम में हल्की सी खुनकी थी और उसे यूं धूप में बैठना अच्छा महसूस हो रहा था। वो मुसलसल इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखें अब्दुल हादी को तलाश रही थी और फिर वो उसे कुछ देर बाद नजर आ गया। ब्लैक जीन्स और रेड अपर में वो वाकई देखने की चीज़ लग रहा था। उसकी नज़र नूर पर पड़ी तो वो चौंका और भी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने देखा नूर की आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था। वो वहीं बैठी नज़र झुकाए अपने पैरों को देखती रही। वो उसके पास बैठ गया। कैसी हो? उसका अंदाज सादा सा था। ठीक वो अपनी आंखों पर हैरान थी जो फिर से बहने को तैयार थी। ये चेहरे को क्या हुआ है? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था और बस नूर के आंसू बेख्तियार बहते हुए उसके गालों से फिसले और उसके जब्त का मजाक उड़ाते हुए उसकी गोद में रखे हाथों पर जा गिरे। वो देख चुका था और शायद मजीद जब्त करना उसके लिए भी मुमकिन ना रहा था। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया, फिर उसका झुका हुआ चेहरा उठाया जो उसके आंसुओं से तर था। वो तड़पी तो उठा, धीरे से उसका हाथ दबाकर उसे उठने का इशारा किया। वो बिना कुछ बोले उसके पीछे चलती गई। किसी तनवीमी अमल के मामूल की तरह उसका रुख गाड़ी की तरफ था। उस रोज़ वो इस शहर से बहुत दूर ले गया, बहुत खुली जगह पर जहाँ बहुत से दरख्त और सब्जा था। वो दोनों गाड़ी में ही बैठे रहे। वो उसे अपने हाथों से कॉफ़ी पिला रहा था और उसका सर उसने अपने कंधे पर रखा हुआ था। दाएं हाथ से कॉफ़ी का डिस्पोजेबल गिलास उसके लबों से लगाते हुए बाएं हाथ से बाल सहला रहा था। नूरुल सबा की आंखें बंद थीं और उसका हाथ अब्दुल हादी के सीने के गिर्द लिपटा हुआ था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। वो दोनों कोई बात नहीं कर रहे थे और जब उसने कॉफ़ी ख़त्म कर ली तो उसने नूर का हाथ थाम लिया। नूर ने नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा जहां तलब वाज़ेह थी और उसने खामोशी से सर झुका दिया।
वो भी एग्जाम से पहले एक दिन बोर थी जब अब्दुल हादी ने उसे व्हाट्सएप देखने का मैसेज किया। वो तेजी से नेट ऑन करके व्हाट्सएप खोलने लगी, मगर उसे धचका लगा। वहां उसकी और अब्दुल हादी की तस्वीर थी। ये कब ली गई थी? वो आगाना थी, हूबहू वही अंदाज। दोनों एक साथ गाड़ी में बैठे थे। उसका चेहरा अब्दुल हादी के कंधे पर था और इस अगली चीज ने उसे थरा कर रख दिया था। अब्दुल हादी के होंठ उसकी पेशानी पर थे और इन दोनों की आंखें बंद थीं। उसे यकीन नहीं आया भला ये तस्वीर कब बनाई थी उसने कि उसे पता ही ना चला था। वो एकटक मोबाइल स्क्रीन को देखे जा रही थी जब अब्दुल हादी का पैगाम चमका। कैसा लगा सरप्राइज? वो चहका, बहुत अच्छा। मगर ये कब ली? वो उलझन दूर करना चाहती थी, उसी वक्त ली थी। कैमरा साउंड बंद करके वो मजे से बता रहा था और नूर के हाथ पर पैर सनसना उठे। उसे वाकई पता नहीं चला कि उसने कब ली थी ये तस्वीर। और उसे 3 माह 11 दिन के इस रिलेशनशिप में पहली बार डर लगा था, अजीब सा डर। अगर ये तस्वीर कोई और देख लेता तो? और इस बात का कभी अमकान था, क्योंकि उसे याद था कि एक बार यूं ही फैजान ने अब्दुल हादी का फ़ोन देख लिया और नूर का मैसेज भी ओपन हो गया था। और अगर वो दोबारा भी फैजान देख लेता तो? उसे महसूस हुआ जैसे उसकी हथेलियां पसीने में भीग रही थीं। वो खुश नहीं हो पाई थी, खुश होना मुमकिन भी ना था। किसी के इस तस्वीर को देख लेने का खौफ ज़्यादा भारी था। दोनों इंसान बज़ाहिर नामहरम और अजनबी थे और उनकी कुर्बत किसी हाल में भी जायज़ ना थी। मगर अभी भी उसे सही गलत के बजाय इस बात की ज़्यादा फिक्र थी कि कहीं वो किसी की नज़र में ना आ जाए। उसे अब्दुल हादी की तस्वीर बनाने पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, हालांकि एतराज़ होना चाहिए था। वो वाकई एक अंधी मोहब्बत का शिकार हो चुकी थी और अंधी मोहब्बत बंद गली की तरह होती है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता और वापसी के रास्ते इंसान खुद बंद कर लेता है। पेपर्स के बाद इनका टूर जा रहा था। 1 डे टूर था और इस्लामाबाद के तारीखी मकामात देखने थे। सब एक्साइटेड थे, मगर नूर को बड़ी अच्छी तरह पता था कि उसे परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए जब हादी ने उसे टूर का कहा तो उसने दबे दबे लफ्ज़ों से उसे अम्मा का इनकार सुना दिया। जवाबन वो हंस पड़ा, एक हल्की सी तंसिया हंसी। नूर को कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर वो खामोश रही। पोल्टा हैरान होकर उससे पूछने लग गया कि भला उसे इजाज़त की ज़रूरत कब थी। उसका अंदाज नूर को कुछ मजीद चुभा, मगर वो खामोश रही और फिर मौजू बदलने की नाकाम कोशिश करने लगी। टूर जाने में अभी 4 दिन थे जब अब्दुल हादी ने उसे बताया कि वो उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा था और वो धीमे से मुस्कुरा दी। उसे अंदाज़ा था कि ये भी कोई गिफ्ट होगा, क्योंकि अब्दुल हादी हमेशा इसी तरह सरप्राइज़ गिफ्ट दिया करता था। अगले दिन वो ख़ास तौर पर वही स्याह फ्रॉक पहनकर गई जो अब्दुल हादी को बहुत पसंद आई थी। गले में सुर्ख शेफून का दुपट्टा डाले, सर को एक स्याह स्कार्फ से ढांपे वो आज बदली बदली सी लग रही थी, इसलिए भी कि उसकी सदा की खाली आंखों में आज काजल की गहरी लकीर थी। अब्दुल हादी ने जब उसे देखा तो चंद में उसकी नज़र हट ही नहीं सकी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसका दिल चाहा कि वो उसे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें कहीं छुपा दूँ। वो सख्त बेताब था। क्लास के दौरान उसे टेक्स्ट कर रहा था। नूर ने सर झुकाकर मुस्कुराहट दबाई। ये आखिरी क्लास थी, उसके बाद यकीनन उसे उसका सरप्राइज़ मिल जाता। कुछ देर बाद सर ने लेक्चर ख़त्म किया और आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। अब्दुल हादी ने उसे कहा था कि वो बाहर मत जाए, इधर ही रुके। इसलिए वो बज़ाहिर खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करती किताबें समेटती रही, यहाँ तक कि सब बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो कमरा खाली हो चुका था। नूर ने इधर उधर देखा। उसे ये कमरा बहुत बुरा लगता था। पता नहीं क्यों उसे यहाँ अजीब सा खौफ आता था। शायद इसलिए कि इसमें कोई खिड़की ना थी और उसके एक कोने में दीवारों पर अजीब से खाके बने थे, मीठे मीठे से। अब्दुल हादी ने एक बार उसे बताया था कि यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन में उसे भूत बंगला बनाया गया था और कहने वाले कहते थे कि लोग वाकई यहाँ डर गए थे। अजीब पुर इसरार सा कमरा था, इसलिए वो वाकई इधर ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं करती थी, मगर आ तो बैठना मजबूरी थी। और दूसरी बात यह भी थी कि इनका आखिरी लेक्चर इधर होता था, इसलिए भी वो इधर ही रुक सकते थे। उसने ख्यालात को एक तरफ झटक कर दरवाजे को देखा जहाँ अब्दुल हादी किसी से बात कर रहा था। फिर वो दूसरा लड़का वहाँ से चला गया। अब वो उसकी तरफ आ रहा था। नूर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जालिम आज क़यामत ढा रहा था। ब्लू जीन्स और लाइट पर्पल शर्ट में उसके भूरे कांच चमक रहे थे। अब वो दोनों तन्हा थे। नूर ने इत्मीनान का सांस लिया। अब वो बेताबी से अपने सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रही थी, मगर अब्दुल हादी के हाथों में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे हैरत हुई, भला उसका सरप्राइज़ कहाँ था। वो उसके करीब आया तो चंद में दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। नूर के लबों पर मुस्कुराहट थी और अब्दुल हादी की आंखों की चमक बढ़ती जाती थी। पता है मेरा दिल क्या कर रहा है, वो धीमे लहजे में बोला था। नूर ने नज़र उठाकर उसे देखा। क्या? उसके लब हल्के से खुले। मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें मैं दुनिया से चुरा कर ले जाऊं। उसकी आंखें तो चिराग थी जिन्होंने इस पल नूर के गालों के नीचे शमें जला दी थी। उसके गाल सुर्ख पड़ने लगे थे। इतनी खूबसूरत लगोगी तो कोई खुद को क्यों कर बचा पाएगा? कोई कितना काबू कर सकेगा अपने नातवा दिल पर? तुम तो बेरहम हसीना हो, कतई नरमी नहीं करती, कैसे खंजर से वार करती जाती हो। और इस दिल को देखो कैसे लहू लुहान हुआ पड़ा है, रगे जाँ में एक हश्र बर्पा कर देती हो। बोलो कैसे संभालूं खुद को? वो उसे गहरी बेकरार और बेताब नज़रों से देखता उसके शानों पर हाथ रख रहा था। नूर ने घबराकर दरवाजे को देखा जो कि खुला हुआ था। वो एक पल में उसका मुद्दा जान गई। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मजबूत लकड़ी का काफ़ी भारी दरवाज़ा था।
जिसे चटखनी से बंद किया जाता था, और अब्दुल हादी ने एक पल में वो चटखनी चढ़ा दी। दरवाज़ा बंद करना बहुत अजीब अमल है। ये राजदारी को जन्म देता है और एक पुरइसरार एहसास पैदा करता है, और उसे एहसास नहीं था कि उसने एक दरवाज़ा बंद करके अपने लिए क्या कुछ बंद कर दिया था। इस बंद दरवाजे ने उसकी शोहरत, किरदार और नाम के आगे एक सवालिया निशान लगा दिया था, और नूरुल सबा बेखबर रूह नहीं जानती थी कि उसने अपनी लाइल्मी में अब्दुल हादी से क्या करवाया था। वो उसका डरा हुआ अंदाज, उसकी झुकी गिरी पलकें, जिनको गुरेजा अंदाज देखकर अब्दुल हादी ने वो दरवाज़ा बंद किया था, वो उसकी नज़रें हमेशा झुका देने वाला था। इस बंद दरवाजे ने उसके नसीब की खुशबख्ती के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वो दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ आया, 2 चेयर सीधी की और उसे एक पर बिठा दिया। वो कन्फ्यूज सी उसे देखे जा रही थी, जो कि अब धीमा सा मुस्कुरा रहा था। उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल हादी ने अपनी दाएं पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटी सी डबिया निकाल ली थी। नूर को यकीन नहीं आया। वो एक घुटना ज़मीन पर टिकाए, दूसरा खड़ा किए उसके सामने हाथ फैलाए। उसका दीवाना उसका मुंतज़िर था। नूर बेसाख्ता खिलखिला उठी। उसने डबिया खोली। वहाँ वो चीज़ थी जिसकी उसने अब्दुल हादी से सबसे ज़्यादा ख्वाहिश की थी, एक खूबसूरत रिंग, सादा सी गोल्ड की रिंग, जिसके अंदर एक सुर्ख नगीना चमक रहा था, और उसकी चमक से नूर की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। वो सुर्ख रंग उसके दिल जैसा था। वो बेइंतहा खुश थी। अब्दुल हादी ने रिंग डबिया से निकाली और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो उसका हाथ थामना चाहता था। उसने बिला झिझक अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, और इससे कबल के वो कुछ बोलता, यकलख्त जैसे भौंचाल सा आ गया। दरवाज़ा जोरदार तरीके से धड़धड़ाया गया। बाहर से कोई चिल्लाकर दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। दौड़ते कदमों की आवाज़ें, स्टूडेंट्स का शोर। वो दोनों पत्थर के मुजस्समों की मानित साकित थे, इससे पहले कि इनके साकिन वजूद में कोई जुम्बिश होती। दरवाजे में हरकत हुई और इसे ज़ोरदार धक्का लगाया गया। एक ठोकर दूसरी और कमज़ोर चटखनी जवाब दे गई। धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और सबसे आगे अंदर आने वाला चेहरा सिक्योरिटी चीफ मेजर एहसन का था, जिनके पीछे गार्ड्स थे और इनके पीछे स्टूडेंट्स का जमे गफीर जमा था। नूर का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ से अब्दुल हादी का हाथ छूट गया और वो रिंग फैलती हुई नीचे गिर गई। उसकी किस्मत में नूर की उंगली में सजना नहीं लिखा था। वो टूटे हुए कदमों से वीरान सड़क पर चल रही थी। उसका स्कार्फ ढीला होकर एक तरफ ढलका हुआ था और उसका बैग किसी पेंडोलिम की तरह उसके कंधे पर झूल रहा था। उसके बैग की पहली जिप में एक ऑफिशियल ऑर्डर था, जिसके नीचे यूनिवर्सिटी रेक्टर के दस्तखत थे। इस यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। उसकी आंखों से आंसू बगैर किसी तातुल के बहते चले जा रहे थे, किसी आबशार की मानित रवानी से, और उसकी आंखों का काजल उसके गालों पर फैला हुआ था, जिसे उसके नकुश की दिलकशी मध्यम पड़ गई थी, और उसके हाथों की उंगलियां खाली थीं। इनमें वो रिंग नहीं थी, और नसीब में क्या था, कम अज़ कम वो जिल्लत, वो कालक और वो अजियत तो बिल्कुल ना थी, जो उसने अपने आमाल से खुद अपने लिए लिख ली थी। ये वो खाक थी जो उसने खुद अपने सर में डाली थी। अब वो कुछ भी करती, वक्त वापस नहीं आ सकता था। उसका जहन एक ही मंजिल पर मुंजमिन था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर एहसन ने झुककर कॉलर से अब्दुल हादी को पकड़ा था और उल्टे हाथ का एक थप्पड़ उसके बाएं गाल पर मारा था। वो चुंगे इस अमल के लिए तैयार ना थे, इसलिए उसे धचका लगा था। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा और गार्ड्स ने उसे दोनों बाजुओं से जकड़ लिया। वो हिल भी नहीं सका। मेजर एहसन ने सख्ती से उसे उठने का ऑर्डर दिया। वो गुमसुम सी खड़ी हो गई। स्टूडेंट्स के दिलखराश कमेंट्स और गार्ड्स की छेद करती नज़रें, इसे लगा उसकी टांगें जेली की बनी हुई थी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और लड़खड़ाकर नीचे पड़ी। उसका दिल घबरा रहा था। किसी स्टूडेंट ने चीख कर कहा था, और वो अल्फाज क्या थे, उसका दिल चाहा वो कानों पर हाथ रख ले। वो काटते वजूद को छलनी करते अल्फाज, गंदी लड़की। उसे लगा वो वहीं मर गई हो। नूरुल सबा के शफाफ बेदाग वजूद और पाकीज़ा किरदार की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी गईं। बंद कमरे का खेल क्या था और कब से चल रहा था। हर तरफ यूं चीखों पुकार थी, जैसे वो सब एक पल में जान लेना चाहते थे कि क्या वो पहले भी यूं ही कमरा बंद करके। उसे लगा कयामत बस आ ही गई थी। भला इससे बढ़कर कयामत क्या होगी। इन्हें मुजरमों की तरह गार्ड्स के नरगे में रेक्टर ऑफिस में पहुंचा दिया गया, और इस बात की खबर लम्हों में यूनिवर्सिटी में फैल गई। सोशल मीडिया पर मजम्मत करना, वाज़ और नसीहत, लड़की की तरबियत पर उंगली उठाना, लड़के को नफ्स पर काबू रखने के मशवरे, सब इस तरह से फूटे जैसे बरसात में जाबजा खुम्बियाँ उग आती हों। डायरेक्टर साहब अब्दुल हादी को ज़ाती तौर पर जानते थे। वो उनके दोस्त के भाई का बेटा था, और उसके एडमिशन के वक्त इन्हें अब्दुल हादी का खास ख्याल रखने की ताकीद की गई थी। इस वक्त उसे अपने ऑफिस में देखकर और सारा मामला जानकर चंद लम्हे वो शशदर रह गए थे, मगर ये इस कदर हसास और नाजुक मामला था कि उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। उन्होंने खामोशी से उसका झुका सर देखा। वो कुछ बोल नहीं रहा था, ना कोई वजाहत दे रहा था। इस बात ने इन्हें मजीद तैश दिलाया था। दूसरी तरफ वो लड़की बिल्कुल खामोश थी, और उसका रंग बुरी तरह जर्द पड़ा हुआ था। उसका चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह था, खूबसूरत, जर्द और उदास। वो बेहद डरी हुई थी, और उसकी आंखों में मुसलसल एक नमी ठहरी हुई थी जो बह भी ना पा रही थी।
انہوں نے فوری طور پر ایڈمنسٹریشن بلاک میں کال کر کے ان کے گھروں کے ایڈریس اور فون نمبر لانے کو کہا تھا۔ 10 منٹ بعد ان کا پی اے ایک چٹ ان کے ٹیبل پر رکھ گیا۔ عبدالہادی کے پاپا کا نمبر، اس کے گھر کا ایڈریس، نور الصباح کے گھر کا نمبر اور اس کے گھر کا ایڈریس۔ نور الصباح کے گھر کا پتہ مکمل تھا اور اس کا دیا گیا فون نمبر ایک PTCL لینڈ لائن تھا جو کہ گزشتہ 3 ماہ سے بند تھا، جبکہ عبدالہادی کے پاپا نے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے فوراً اسے اپنے آفس طلب کیا اور جب شہاب منیر وہاں پہنچے تو نور کو الگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر کو بڑی اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے سلجھنے والا نہیں تھا۔ جب ہی انہوں نے بنا لگی لپٹی رکھے صاف لفظوں میں انہیں سارا کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بیچارے شہاب منیر سادہ گو اور سیدھے سادے بزنس مین چند لمحے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ان کا خوبصورت اور معصوم بیٹا بھلا یہ کر سکتا تھا جس کی خبر انہیں ڈائریکٹر صاحب دے رہے تھے۔ ایک بند کمرے میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ موجود تھا اور سیکورٹی انچارج کے بیان کے مطابق دروازہ بجایا گیا اور جب کھولا نہ گیا تو مجبوراً توڑنا پڑا تھا۔ اس کے آگے کی کہانی جاننے میں کسی کو بھی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ آگے کچھ بھی سوچنا اتنا آسان ہی نہیں تھا کہ کسی کو بھی یہ جاننے میں دلچسپی نہ تھی کہ موقع واردات پر وہ کس حالت میں تھے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے ڈائریکٹر کی بات سنی اور پھر چند لمحے بے یقینی سے انہیں دیکھتے رہے اور پھر غصے اور بے پناہ غیظ و غضب کی ایک تیز لہر تھی جو انہیں بہا لے گئی۔ وہ بے ساختہ اٹھے اور عبدالہادی پر جھپٹے اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ کیا کر بیٹھے ہو؟ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پاپا پلیز، کچھ نہیں کیا میں نے، وہ پہلی بار بولا تھا۔ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ انہوں نے بے قابو ہو کر اسے تھپڑ مارا۔ وہ ہل کر رہ گیا۔ آخر کیا تھا اس دن میں؟ اتنا برا دن کیسے طلوع ہوا تھا اس کی زندگی میں؟ اتنی ذلت کیسے لکھ دی گئی تھی اس کی قسمت میں؟ اس مقدر کے سکندر کو جیسے یقینی نہیں آ رہا تھا۔ اس پر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر نہیں، آج سے پہلے تک آج اس کے حسین چہرے پر بڑے غصیلے اور زوردار تھپڑ پڑے تھے، اور اتنی ذلت اسے عادت نہیں تھی نا۔ اس کا گال دہک رہا تھا اور دل جل رہا تھا۔ پاپا نے اس کا موبائل چھین لیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹر سے کہا تھا کہ وہ دل کے مریض ہیں اور ان کی حالت ٹھیک نہیں، وہ بعد میں ان سے ملنے آئیں گے۔ ڈائریکٹر صاحب نے ان کا چہرہ دیکھا جو کہ تکلیف میں ڈوبا ہوا تھا، روحانی بھی اور جسمانی بھی، اور انہیں اجازت دینا پڑی۔ جیسے ہی وہ آفس سے باہر نکلے، گارڈز نے فوری طور پر انہیں پارکنگ میں ان کی گاڑی تک پہنچایا تھا، ورنہ اسٹوڈنٹس اتنے مشتعل تھے کہ ان پر ٹوٹ پڑتے۔ ان کے جانے کے بعد نور الصباح کو بلایا گیا، مگر چونکہ اس کا پتہ اور نمبر دونوں ہی نامکمل تھے اور وہ کسی صورت اپنے پیرنٹس کو یونیورسٹی بلانے کو تیار نہ تھی، لہٰذا اس کے جواب میں ڈائریکٹر صاحب نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا تھا کہ وہ عبدالہادی کے آس پاس نہ رہے، وہ جا چکا ہے۔ نور کا یہ سننا تھا کہ اس کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ اب اس کے لب مضبوطی سے بھنج گئے۔ پہلے وہ کچھ بولنا چاہتی تھی شاید، مگر اب نہیں۔ جب ساتھی ہی نہ رہا تو کس کے سہارے پر اکڑتی؟ اس نے رولز کو وائلٹ کیا تھا، اخلاق سوز اور اخلاق باختہ حرکت کی تھی، اور اب اس کی اس یونیورسٹی میں موجودگی ناممکن تھی۔ ایسی کتنی ہی وجوہات تھیں جو کہ اس کے لیٹر پر درج کی گئی تھیں، جس کے مطابق اسے ریسیکیٹ کر دیا گیا تھا، اور وہ خالی دل اور خالی ہاتھوں سے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر گھر آ گئی۔ زندگی خاک ہوئی بھی تو اس کے لیے جس نے اپنا بنایا، نہ کسی کے قابل چھوڑا۔ کیا یہ محبت تھی؟ 3 دن سے اس کا نمبر بند تھا اور وہ اس قدر بیمار تھی کہ کروٹ لینا بھی محال تھا۔ نیم غنودگی میں ہادی ہادی پکارتی اور پھر جب عالم ہوش میں لوٹتی تو رو رو کر نڈھال ہو جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سو کیوں نہیں پا رہی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی تھیں، مگر اس کے بعد وہی بھیانک منظر اس کی آنکھوں کے پردے پر جم جاتا۔ وہ تڑپ کر آنکھیں کھولتی اور پھر پسینے میں ڈوب جاتی۔ حالانکہ یہ سردیوں کے دن تھے، مگر اس کے باوجود اس کا یہی حال تھا۔ وہ لیٹی روتی رہتی اور اگر غنودگی میں جاتی تو اسے ڈرانے خواب آنے لگتے تھے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ وہ یونیورسٹی گراؤنڈ پر گری پڑی ہے اور وہاں موجود سب لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں۔ کبھی اسے لگتا وہ سب اسے گندی لڑکی پکار رہے ہیں۔ کبھی وہ دیکھتی کہ وہ پیاس کے صحرا میں بھٹک رہی ہے اور ہادی اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بس ایسے ہی تھے اس کے خواب، خوف اور دہشت سے بھرے ہوئے۔ اس کے پوشیدہ ڈر اور خوف خواب کی صورت دھار کر اسے ڈراتے تھے اور وہ تڑپ تڑپ جاتی تھی۔ اسے ہر شخص سے شکوہ تھا، ہر کوئی اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا، مگر اس کے باوجود اسے بس ہادی کی فکر تھی۔ اس کے گھر تو سب بے خبر تھے، مگر عبدالہادی کے تو پاپا آئے تھے، انہیں تو سب بتا دیا گیا ہوگا، اور وہ سوچتی تو کانپ جاتی کہ بھلا انہوں نے ہادی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، وہ گھر جانے کے بعد اس سے کس طرح پیش آئے ہوں گے۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ اس کا کردار گندا ہوا، اس کا نام بدنام ہوا، اس کا کیریئر ختم ہوا، اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ اسے شاید یہ ساری باتیں یاد بھی نہیں تھیں، یاد تھا تو بس اتنا کہ عبدالہادی کدھر تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ اس نے کس قدر غلط قدم اٹھائے تھے، جن کے نتیجے میں اسے آج یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا تھا کہ اللہ کی بنائی گئی حدود کو توڑ کر اس نے اپنے ساتھ کس قدر ظلم کیا تھا۔ یاد رہ گیا تھا تو بس ایک وہ شخص جو اس کے دل میں تھا۔ اس کا دل تھا تو اس کی جان تھا اور اس کی سانس تھا۔ محبت اتنی ہی اندھی ہوتی ہے شاید، جو انسان کو سب رشتے، عزت، مرتبہ اور نام سب کچھ ڈبو دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور انسان پچھتاتا بھی نہیں۔
उसे भी कोई पछतावा नहीं था, उसे पता था वो गलत थी, मगर उसे लगता था कि वो गलत नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी खाक कर ली थी और उसे खबर तक नहीं थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। इजी चेयर पर दराज वजूद आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। उसके हिलने से कमरे की खामोशी और जामद फ़ज़ा में हल्की सी आवाज़ फैलती, और जब चेयर रुकती तो खामोशी फिर से अपने पर फैला लेती। आज जो कुछ हुआ था वो बेहद तकलीफ दे था, जिसकी ना तो उसने तवक्को की थी ना ही ख्वाहिश। वो अभी तक बेयकीन था। जो उसने सुना था क्या वो सच था, या उसको मुबालगा राई से बढ़ा चढ़ा दिया गया था। मगर उसे इतना कन्फर्म था कि बात छोटी थी या बड़ी, बात थी ज़रूर, और इस बात का होना ही दर हकीकत उसकी तकलीफ का असल माखज़ था। उसने ऐसा कब चाहा था? वो तो उन दोनों बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ियों से बड़े अच्छे तरीके से आगाह था। सिर्फ मुनासिब वक्त का मुंतज़िर था ताकि अब्दुल हादी खुद उसे बता दे। मगर इससे पहले कि बात अब्दुल हादी के ज़रिए उस तक पहुँचती, बात सारे जहां में फैल गई, और फैली भी तो किस गिरी हुई शोहरत के साथ। वो तो उस लड़की को बचाना चाहता था। वो कितनी बेवकूफ़ थी, कैसे आंखें बंद करके उसके पीछे चलती जा रही थी और समझती थी कि कोई भी वाकिफ़ ना था। हालांकि उनके पीछे पूरा डिपार्टमेंट था। पूरे डिपार्टमेंट को इल्म था कि अब्दुल हादी और नूरुल सबा एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो चुके थे, मगर बाकी सबके हवास अच्छी तरह सलामत थे। अगर वो दोनों ये समझते थे कि कोई आगाह ना था तो ये उनकी अपनी हमाकत थी। वो सारा दिन उसके साथ घूमता था, उसके साथ लंच करता था, उसके साथ कैफ़े जाता था, उसके साथ लाइब्रेरी बैठा रहता था, और इस सब के बावजूद उसे लगता था कि कोई भी उनके तूफ़ानी इश्क से आगाह ना था तो उसकी बेवकूफ़ी ही तो थी। भला यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर जहाँ लोग एक पल में फसाना घड़ने को तैयार रहते हों, कैसे मुमकिन था कि वो दोनों नज़रों में ना आते? सबको नज़र आता था, सब आगाह थे, मगर कोई भी अब्दुल हादी के सामने बात नहीं करता था। आज इस वाक़े को 3 दिन गुजर चुके थे। अब्दुल हादी हर जगह से गायब था। उसका फेसबुक अकाउंट, उसका सेल सब बंद थे। वो हर जगह से जा चुका था। पता नहीं वो कहाँ था। फैज़ान को उसकी परेशानी थी, मगर इतने नाजुक मोड़ पर उसे छेड़ना मुनासिब नहीं था। वो चाहता था कि अब्दुल हादी संभल जाए और इस शौक से निकल आए। ये ट्रॉमा उसकी ज़ात पर बहुत बड़ा धचका था। उसे संभलने के लिए यकीनन वक्त चाहिए था, और फैज़ान बखुशी उसे वक्त देने को तैयार था। सोते सोते उसकी चेयर की हरकत ज़रा देर के लिए रुकी। उसके अंदर एक तल्खी ने जन्म लिया। मुझे हैरत है कि छुपकर लिबास तब्दील करने वाला इंसान अपने रब के आगे बेपर्दा होने से क्यों नहीं डरता? क्या वो नूर को गाड़ी में छुपा कर ले जाते हुए अल्लाह को भूल गया, जिसकी आंख सारी कायनात की निगरान है? क्या वो नूर को कमरा बंद करते एक पल भी इस ज़ात का ख्याल ना आया था जिसके डर से पहाड़ भरी मट्टी हो जाते हैं? उसे सारी दुनिया से शर्म आई थी, बस अल्लाह से हया ना की। उसने खुद कलामी की। तो फिर अब्दुल हादी तुम ये डिज़र्व करते थे। उसके चेहरे पर सर्द मेहरी छा गई। एक मासूम लड़की को वरगला कर अपने पीछे पागल करके ये कैसे सोच सकते हो तुम कि उसका अंजाम अच्छा होगा? वो नफरत से खुद कलामी कर रहा था, और उसके चेहरे पर छाई नफरत दम ब दम गहरी होती जा रही थी। होटल के इस खाली कमरे में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। नूर का रंग बेहद जर्द और चेहरा मुरझाया हुआ था, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक लो और चमक थी, और वो आंखें अब्दुल हादी के चेहरे पर जमी थी। वो अपना चेहरा नकाब में छुपाकर यहाँ आई थी। उसे अब हर किसी से डर लगता था। उसे लगता वो सब उसे जानते थे कि ये वही लड़की थी। बहुत मुश्किल से उसने एक दूसरा नंबर लिया और अब्दुल हादी से रब्ता किया था, और यूं वो दोनों आज 9 दिन बाद मिल रहे थे। इस कमरे में आने का आइडिया भी अब्दुल हादी का था। वो दोनों किसी पब्लिक प्लेस पर मिलने का रिस्क नहीं ले सकते थे, सो इस हाई क्लास होटल में उसने रूम बुक करवा लिया था। वो इस वक्त उसके सामने तो बैठा था, मगर उसका चेहरा बदल चुका था। वो अब्दुल हादी शुहाब मुनीर का चेहरा था। नूरुल सबा का हादी नहीं था। उसकी आंखें बदली हुई थी। वो भूरे कांच, उनमें नरमी, उन्स और मोहब्बत नहीं थी, मगर नूरुल सबा उससे बेखबर थी। वो बस उससे एक ही बात पूछ रही थी, क्या उसे भी रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है? मगर अब्दुल हादी के लब खामोश थे। उसकी आंखों में एक अजीब ही मंजर जामद था। पापा उसे घर ले आए तो खुद गेट पर ही गिर गए। उन्हें अंजाइना का अटैक हुआ था। वो शायद इस नफ्सियाती झटके को सह नहीं पाए थे। सह पाते भी कैसे? उस लड़की की वजह से जो खुदा जाने कौन थी, कहाँ से आई थी। उनके बेटे ने यह हद से बढ़ा हुआ कदम उठाया था। वो इन्हें हॉस्पिटल लेकर भागा। मामा को भी उसने वहीं बुला लिया था। उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया। चंद घंटों बाद वो होश में आ गए, मगर उनकी हालत बेहद नाजुक थी। वो जैसे चंद घंटों में ही नुचड़ गए थे। वो मुसलसल उनके सराहने बैठा रहा। उसे बड़ी अच्छी तरह एहसास हुआ था कि अगर वो ज़रा सी भी देर करता तो अंजाम ना जाने क्या होता। वो उससे बात नहीं कर रहे थे और वो तड़प रहा था। मामा सजदा शुक्र अदा करने गई तो वो उनके शाने से लगकर बिलक उठे। इस वक्त उसे बाप के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पापा, मुझे अल्लाह की कसम है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसे सज़ा ना दें। मुझसे बात करें। मगर उनकी आवाज़ आहिस्ता और कमज़ोर थी। अब्दुल हादी, मुझसे वादा करो। कैसा वादा? वो सीधा हुआ। तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। उनके अंदाज में कोई नरमी नहीं थी। अब्दुल हादी के चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। तुम उससे कभी बात नहीं करोगे, तुम उसकी शक्ल तक नहीं देखोगे। मगर पापा, वो अटक गया। सुनो अब्दुल हादी, अगर वो लड़की अच्छी होती, उसकी तरबियत अच्छी होती, तो वो कभी भी तुम्हें आगे बढ़ने ना देती। अगर उसमें हया होती तो वो कभी तुम्हारा साथ ना देती। मगर देखो, उसने तुम्हारा साथ दिया, और तुम्हें पता है अगर औरत साथ ना दे तो मर्द कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम इस हद तक आगे बढ़ने पर मजबूर हुए तो वो तुम्हारे साथ बराबर की शरीक है।
बल्कि उसने ही तुम्हें उकसाया होगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी गंदी लड़की किसी भी सूरत तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो। वो एक भयानक साया है अब्दुल हादी, जिसने अपनी छाया से तुम्हारी तरबियत को गहना दिया है। वो अच्छी लड़की नहीं है अब्दुल हादी। वो सर्द और बेरहम लहजे में कहते जा रहे थे और अब्दुल हादी के पास कोई जवाब ना था। उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था, मगर वो कोई भी वजाहत दिए बगैर उनकी बातें सुनता चला गया और वो देर तक उसे समझाते रहे। फिर उसने वादा कर लिया कि वो बस एक आखिरी बार उससे मिलेगा और दोबारा ज़िंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखेगा, ना आवाज़ सुनेगा। और पापा के हाथ पर अपने हाथ का दबाव डालते हुए उसकी टांगें बेजान थीं और उसके हाथ में लर्जिश थी। अब उसकी आंखें, मुंजमीन आंखें दीवार पर जमी हुई थीं और वो वादे के मुताबिक आखिरी बार नूरुल सबा से मिलने आया था। वो किस कदर कुमलाई हुई थी और उसका चेहरा कितना उतरा हुआ था और वो कैसे बेताबी से उसे देख रही थी। मगर वो अब्दुल हादी, उसका दिल जो बहुत नरम था, इस वक्त वो पत्थर के टुकड़े में ढल चुका था। और ये पत्थर की खासियत है कि उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। वो उसे देख रहा था मगर उसका जहन उसे कबूल नहीं कर रहा था। उसे अपनी इज्जत का ख्याल आ रहा था, उसे पापा याद आ रहे थे। उस दिन उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो अपने दोस्त के साथ डायरेक्टर ऑफिस गए थे और ना जाने कितने वास्तों और दलीलों के साथ उन्हें अब्दुल हादी को यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट करने से रोका था। उसकी लाजमन कोई डील हुई थी जिससे वो बेखबर थे और उसे बेखबर रखा गया था। बड़ी राजदारी से अब्दुल हादी की माइग्रेशन इस्लामाबाद वाले कैंपस में कर दी गई और जब पापा उसे बता रहे थे तो वो कितने परेशान और जर्द लग रहे थे। अब्दुल हादी के दिल पर बोझ बढ़ गया था। वो अंदर से बहुत जल चुका था, बहुत रोया था इन दिनों कमरा बंद करके। अपना नाम खराब और गंदा होता देखना इतना आसान ना था और वो तो हमेशा से ही अपने घर में एक मोअज़्ज़िज़ और मोतबर रुकन रहा था, यूनिवर्सिटी और सोसाइटी में। और अब वो हर जगह बदनाम हो चुका था और ये शोहरत भी कैसी, उसके अंदर आग की लपेटें उठती थीं और वो जल जाता। भला ऐसी भी क्या आंधी मोहब्बत जो बंदे को मार ही डाले। ये तबाही इस लड़की की वजह से आई थी, जिससे उसे ऐसी तबाहकुन मोहब्बत हुई थी जिसने सब राख कर दिया था। उसे अपने नुकसानात याद थे और इनका शुमार नामुमकिन था। और उसे नूरुल सबा के नुकसानात याद नहीं थे, बल्कि उसके नज़दीक उसका कोई नुकसान ही नहीं हुआ था। अपने ख्यालात के चुंगल से बाहर निकलते हुए उसने नूरुल सबा को देखा जो अब भी रो रही थी और उसके आंसुओं ने उस पर हमेशा की तरह अजीब असर किया था। वो खुद को रोक ना सका। उसने आहिस्ता से उसका सर अपने साथ लगा लिया और वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़कर रोती चली गई और वो उसका सर थपकता रहा। उसके सिवा इसके पास कोई हल ना था। जब वो रोते रोते थक गई तो आहिस्ता से उससे अलग हो गई। उसे शायद अब्दुल हादी में वो तब्दीली महसूस हुई थी जो वो पहले जांच ना सकी थी और उसने अब्दुल हादी की आंखें देखीं। वो भूरे कांच जो बदल चुके थे, वहाँ वो तासुर ना था। वो उसके हादी की आंखें ना थीं। वो लरज गई। उसने बेसाख्ता उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और अब्दुल हादी का हाथ बर्फ़ की तरह सर्द और सख्त था। उसके अंदर खौफ ने डेरा जमा लिया। तो क्या उसके बदतरीन ख्वाब और वहम सच साबित होने का वक्त आ गया था? तो क्या वो नारसा ठहरेगी? क्या उसके महबूब का दिल बदल गया? खौफ और दहशत ने किसी मकड़े की जाल की मानित उसके दिल को जकड़ लिया और वो बेसाख्ता आगे बढ़ी और अब्दुल हादी का चेहरा अपने हाथों के कटोरे में ले लिया। बोलो हादी, मुझसे बात करो, वो बेकरारी से बोली। अब्दुल हादी की सर्द निगाह उसकी जानिब उठी। तुम्हें लगता है नूर के करने के लिए कोई बात बची है? उसका लहजा अजनबी था। वो कांप गई। अभी तो उसके सीने पर उसके आंसुओं के निशान बाकी थे और वो इतना अजनबी बन गया था। कैसे? उसे यकीन नहीं आया। क्या बदबख्ती अभी तक अपने स्याह साए के साथ उसके पीछे थी? क्या मतलब वो सहम सी गई? वह सादा सी बात है नूर, मैं इस ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसका चेहरा बेतासुर था और नूरुल सबा के हाथ उसके चेहरे से अलग होकर नीचे गिर गए। वो साकित आंखों के साथ उसे देखती रही। मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। मैं अपने पापा को खो ही देता अगर चंद पल मज़ीद देर हो जाती। मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं और तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती कि उनको जब डायरेक्टर ऑफिस में बुलाया गया तो उन पर क्या गुजरी। तुम्हारे घर तो किसी को पता नहीं चला ना, इसलिए तुम्हारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मुझसे पूछो क्या क्या खो चुका हूँ मैं। वो सब गलत था। मैं उस सब को भूल जाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी से काट कर फेंक देना चाहता हूँ उन दिनों को, मगर वो मेरी यादाश्त से निकलते ही नहीं। मेरा दिल करता है नूर, मैं अपने माजी से भाग जाऊँ, मगर वो बोल नहीं रहा था, जहर उगल रहा था। उसके लफ्ज़ थे या आग के शरारे जो उसको जला रहे थे। बस कर दो, वो यकलख्त चिल्लाकर बोली। बहुत सुन चुकी हूँ मैं, तुम्हें नुकसानात की फ़िक्र है। मेरा क्या? यूनिवर्सिटी से मुझे निकाला गया। मुझे? वो अपने जर्द चेहरे के साथ चिल्लाकर बोली थी। उसकी आंखों की नमी ठहर चुकी थी और उसका तनफ़ुस फूला हुआ था। अब्दुल हादी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। हाँ है मुझे नुकसानात की फ़िक्र। तुमने मजबूर किया था मुझे, उकसाया था मुझे वो सब करने पर। वो तैश में आ गया। एक लम्हे को वो डर गई। उसने अब्दुल हादी को पहली बार गुस्से में देखा था। मैंने उकसाया था, वो बेयकीनी से उंगली अपनी तरफ करते हुए बोली। उसकी आंखों में खौफ बढ़ गया था। तुम एक बाशऊर मर्द हो। मैंने उकसाया था तो तुम काबू पा लेते खुद पर, संभाल लेते खुद को। मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था। वो गम और गुस्से से बोलती बेड से खड़ी हो गई। वो भी उसके सामने आ गया। हाँ पकड़ा था मैंने हाथ, लेकिन अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल होता तो तुम मुझे रोकती, मगर तुमने मुझे नहीं रोका। तुम्हें चाहिए था तुम एक थप्पड़ मारती मुझे। वो सफाकी से बोल रहा था। नूर का चेहरा दम बा दम बिगड़ता जा रहा था। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। थप्पड़ तो तुम मुझे मार रहे हो और वो भी एक के बाद एक। वो निढाल होकर बोली। उसके होंठ सफ़ेद थे।
हकीकत भी तो यही है। नूरुल सबा, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। मैं इस तमाशे को आज ख़त्म करके जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, ना तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं और मेरी फैमिली इस सारी इंसल्ट को बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि तुम्हारी फैमिली को तो कुछ भी पता नहीं। इसलिए अब ये मज़लूमियत का ड्रामा बंद कर दो। मेरा हिसाब क्लियर है। जो भी आज तक मैंने तुम्हारे लिए किया, अपनी दिली आमादगी और खुशी से किया। इसलिए किसी भी चीज़ की वापसी का मत कहना। हमारे दरमियान अब आइंदा कोई नहीं है। इसने उंगली उठाकर वार्निंग दी थी। वो मुड़ा। उसकी टांगों ने जैसे इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। वो लरजती हुई ज़मीन पर बैठ गई। दरवाज़ा खुला। उसे अब्दुल हादी की सफ़ेद शर्ट की आखिरी झलक नजर आई और दरवाज़ा बंद हो गया। वो जा चुका था। मोहब्बत एक चिराग की मानिद है। नामसाइद हालात की हवा में भी ये टिमटिमाता है, और इस चिराग की लौ को बहुत कम लोग संभाल पाते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ मोहब्बत भरी हरारत ही कायम रख सकती है। गलत फहमी, नफरत और शक उसे पल भर में बुझा देते हैं। उसके नज़दीक मोहब्बत का दूसरा नाम नूरुल सबा था। वो पहली लड़की जिसे देखकर वो अश अश कर उठता था, मगर बड़ी दिक्कतों से खुद को संभालता रहता था। इस गूंगी मोहब्बत ने उसको हिलाकर रख दिया था। वो उसे देखता तो नज़रें संभालता, और अब्दुल हादी को क्या हुआ था कि वो उसका हाथ थाम लेता। कितनी आसानी से, बिना किसी खौफ और झिझक के। वो हैरान था। ये कैसी मोहब्बत थी उसे नूरुल सबा से? उसे तो लगता था कि मोहब्बत एहतराम का दूसरा नाम था, दूसरे की इज्जत संभालने का नाम, उसे अपनाने का नाम था। ये कैसी मोहब्बत थी कि सारी दुनिया भूलकर उसके गिर्द चकराता रहता था, और पूरा डिपार्टमेंट उसके पीछे, पीठ पीछे उस पर हंसता था, और वो बेवकूफ़ समझता था कि वो सब बेखबर थे। आंखें तो सबके पास थीं और सबको उसकी दीवानगी नजर आने लगी, तो फैज़ान का दिल कुछ मजीद खौफजदा हो गया। वो डर गया कि अगर अब्दुल हादी ने नूरुल सबा के साथ अच्छा ना किया तो ये यूनिवर्सिटी की मोहब्बत में 99% यही तो होता था कि इधर खुमार उतरा और उधर ब्रेकअप। मगर क्या अब्दुल हादी और नूरुल सबा का अंजाम भी यही होगा? उसे ऐसी बेचैनी लगती कि वो पूरी पूरी रात जागता रहता। सोचता कि अब्दुल हादी से डायरेक्ट बात कर ले कि क्या वो नूरुल सबा के साथ सीरियस था, और फिर वो सोचता कि शायद वो खुद बात करे। वही हमेशा वाला हल सोचकर वो मुतमईन हो जाता, मगर ये इत्मीनान कब देता वो खुद को। वो दोनों अपने रिलेशनशिप में एक कदम मजीद आगे बढ़े तो फैज़ान को लगा कि वो देर कर रहा था। वो दोनों को साथ बैठे देखता तो उसका दम घुटता, और जब उसने यूनिवर्सिटी के लॉन में पहली मर्तबा नूरुल सबा का हाथ हादी के हाथ में देखा तो उस दिन उसे लगा वो आधा मर गया था। भला इतना आगे कब बढ़े थे वो? उसकी आंखों का कर्व सुर्खी में बदलता गया, और वो स्प्रिंग फेस्टिवल वाली रात जब नूर को उसने पार्किंग में देखा, उसका दिल खून हुआ था। वो जान गया था कि वो वहाँ अब्दुल हादी के लिए आई थी, मगर वो क्या करता? वो कैसे मिलने देता दोनों को? कैसे इस आग में जलने देता दोनों को? एक इसका बेहतरीन दोस्त था और दूसरा उसका इश्क। हाँ, वो लड़की नूरुल सबा उसका दिल थी, उसके सीने में धड़कन की सूरत समाई हुई। उस लड़की का नुकसान वो कैसे बर्दाश्त कर लेता? जबकि अब्दुल हादी, उससे क्या हो गया था? वो भला इतना कम अकल कब से हुआ था कि सब भूल गया? क्या उसे वो सबक याद ना थे जब बचपन में वो दोनों कारी साहब से पढ़ने जाते थे, तो कारी साहब कितने जलाल में आकर इन्हें समझाया करते थे कि नामहरम को छूना खुदा के नज़दीक किस कदर बड़ा गुनाह था और कितना नापसंदीदा अमल था। वो कितना बेरहम था, अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को तो बर्बाद किया ही था, साथ ही उस लड़की को भी ले डूबा। उसे किसी एक लम्हे भी ये एहसास नहीं हुआ था कि वो क्या कर रहा है। वो किस तरह इस लड़की को जहनी तौर पर अपाहज कर रहा था, कैसे उसकी जहनीत से खेल रहा था। उसे याद नहीं था कि वो उसके जहन की सारी फॉर्मेशन बदल रहा था। वो ज़रा भी खौफज़दा ना था कि अगर वो इस लड़की को अपना ना सका तो उसका अंजाम क्या होगा। मगर ये सब तो फैज़ान सोचता था, और फैज़ान तो था ही पागल। मगर इन दोनों का क्या? इन दोनों को कौन सा पागलपन छू गया था? और जब उसने सुना कि वो दोनों बंद कमरे में थे तो उसके कदमों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई थी। उसने ऐसा कभी ना सोचा था। अपने बदतरीन खदशात में भी उसका जहन इस तरफ ना गया था कि वो दोनों इस कदर इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। मगर ये हो गया, और हुआ भी कहाँ? यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासरूम में। उसे उस पर अब्दुल हादी से शदीद नफरत महसूस हुई। उसका दिल चाहा वो उसे कत्ल कर दे। वो जालिम इंसान उस मासूम लड़की को भी तबाह कर गया था। उसका दिल चाहा कि वो उसका गिरबान पकड़कर उससे सवाल करे कि क्या वो हवस में इस कदर अंधा हो चुका था कि इस जगह और मुकाम का तकद्दुस भी भूल गया? क्या वो इस कदर बेकाबू हो गया था? फैज़ान को इस लम्हे उसके दोस्त होने पर शर्म आई थी, और बाद की रिपोर्ट्स उसे क्लास फेलो से मिलती रहीं कि इन दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। वो ये भी जानता था कि अब्दुल हादी इतना आसान शिकार ना था। वो उसकी तरह सियासी फैमिली से ताल्लुक़ तो ना रखता था, मगर बहरहाल वो एक मुतम्मल घराने का बेटा था, और फैज़ान उसके पापा को ज़ाती तौर पर जानता था। वो किसी सूरत उसे यूं निकाले जाने नहीं दे सकते थे, और जल्द ही उसने पता लगवा लिया। उसके हाथ जहाँ तक जा सकते थे अब्दुल हादी सोच भी ना सकता था। और जब उसे पता चला कि अब्दुल हादी को इस्लामाबाद वाले कैंपस में माइग्रेट कर दिया गया था तो उसके दिल में मौजूद गुस्सा और नफरत मजीद बढ़ी। वो जैसे मजीद अफसोस का शिकार होता गया। हर मर्द की तरह सारा मलबा उस लड़की पर गिरा के उसका दोस्त इस्लामाबाद की ठंडी फ़ज़ाओं में लुत्फ़ उठा रहा था। नुकसान तो दोनों ने उठाया था। अब्दुल हादी को पब्लिक डिसग्रेस के साथ साथ फैमिली इंसल्ट का सामना भी करना पड़ा था, जबकि नूरुल सबा को पब्लिक
डिस्ग्रेस के साथ था, यूनिवर्सिटी से फारिग किया गया था, सो नुकसान तो दोनों का हुआ था, मगर अब्दुल हादी का कैरियर बच गया था, जबकि नूरुल सबा का तबाह हो गया था। और यूं इस वाक़े की तकरीबन 8 माह बाद का जिक्र था। वो लड़की नूरुल सबा आज भी लापता थी और वो उसकी तलाश में निढाल हुआ जाता था। खौफ, अफसरदगी, पेशमानी, शर्मिंदगी और पछतावा, ये सब मिलकर भी उसके दिल की हालत को बयान नहीं कर सकते थे। वो कुछ भी भूल ना पाई थी। हर लड़की की तरह उसका दिल, उसका जहन भी वहीं रुक गया था। वो इरादतन भी इस जहनी सदमे से बाहर आने को तैयार न थी। उसे नींद नहीं आती थी। वो उसकी तस्वीरें सामने रखकर देखती रहती और सोती कि क्या वो तल्ख अल्फाज इन्हीं होठों से अदा हुए थे। वो उसकी आंखें देखती और सोती कि क्या ये वही भूरे कांच थे जो उसे देखकर चमक उठते थे। और फिर यकयक ये बदलाव कैसे आ गया, यूं कैसे एकदम से वो उसकी मोहब्बत से बेजार हो गया, कैसे अपने दावा इश्क से दस्तबरदार हो गया। उसके अंदर एक बेयकीनी थी। उसने उसकी दी हुई हर चीज़ बहुत संभाल कर अपनी अलमारी में लॉक कर दी। जब वही ना रहा तो वो चीज़ों का क्या करती। उसे लगता था वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसे लगता था वो आम मर्दों से मुख्तलिफ होगा, मगर वो इन सब से आम निकला। उसके हिसाब से वो सुरखरू था, मगर अफसोस वो उससे पूछता कि वो उसके हिसाब किताब में कहाँ खड़ा था। अब्दुल हादी शुहाब ने भी बहुत से मर्दों की तरह वही तरीका इस्तेमाल किया था कि जब वो किसी लड़की को छोड़ना चाहते हैं तो उसके किरदार पर हमला करते हैं। उसने भी नूर को किरदार की मार मारी थी। उसे एहसास नहीं था कि वो उसे जब कह रहा था कि वो अच्छी लड़की नहीं है तो उस मासूम पर कैसे पहाड़ टूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो हादी को अच्छी क्यों न लगी। वो तो उसकी हर बात मानती थी, मुकम्मल तौर पर उसके ज़ेरे नगीन थी। वो जो कहता वही करती, जैसे कहता वैसे करती। फिर गलती कहाँ रह गई थी। समझकर ज़िंदगी जिसे मोहब्बत कर रहे थे हम, उसे जब छू के देखा तो फ़कत खाकी बशर निकला। उसने अब्दुल हादी को कभी इंसान समझा ही ना था। उसने हमेशा उसे खुदा नाउज़ुबिल्ला समझा था। उसे लगता था कि वो उसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ेगा, कभी उसकी परवाह करना नहीं छोड़ेगा। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, मगर कब तक। हर चीज़ को ज़वाल है। उसको लगा था कि उसकी मोहब्बत अमर थी। भला ऐसी खुदगर्ज़ और हवस के नशे में डूबी मोहब्बत जो कि सिर्फ ज़ाहिर परस्ती तक महदूद होकर रह जाए, उसे कम अज़ कम मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। हाँ, उसे वक्ती कशिश या पसंदगी का नाम ज़रूर दिया जा सकता है, मगर मोहब्बत, क्या मोहब्बत इतनी अंधी होती है कि इस्लाम के असूल एक तरफ, इंसानियत के असूल एक तरफ और यूनिवर्सिटी के असूल सब एक तरफ करने पर मजबूर कर दे। और अब जब इस पर इंकशाफ हुआ कि वो वाकई उसे छोड़ गया है तो उसे एहसास हुआ कि वो तो उसके नज़दीक कोई हैसियत ही ना रखती थी, जिसे वो गंदी लड़की कहकर छोड़ गया। उसका मिजाज बड़ा खुशतबा सा था। घर में अम्मा अब्बा के सिवा बस एक छोटा भाई था और आमतौर पर उस पर ही उसका गुस्सा निकलता। वो बेचारा अलग छुपता फिरता था और अम्मा भी खूब आजिज़ आ गई थी। इन्हें वो ये गुस्सा दिखाती कि वो सेमेस्टर की फ़ीस नहीं भर सकी, इसलिए वो घर बैठ गई है। यूं ही एक दिन बेकारी और ज़मीर की मार से तंग आकर उसने जॉब का फ़ैसला किया। ऐसे में वो प्राइवेट स्कूल उसके बड़े काम आया, जो कलील तनख्वाह में कसीर काम करवाते थे। और यूं वो इन जहरनाक सोचों से बचने के बहाने ढूंढती रहती थी। यूं ही एक दिन एक स्टूडेंट ने दरवाज़ा बंद किया तो वो एकदम से डर गई। उसे अब बंद दरवाज़ों से खौफ आता था। ये बंद दरवाजे हमेशा उसके लिए कमबख्ती साबित हुए थे और आज भी ऐसा ही हुआ। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब वो एक दूसरे स्कूल में नौकरी ढूंढने आई थी। जिस रिश्ते को माशरती कबूलियत ना मिले वो एक गाली बन जाता है, मिसेस लुबना खालिद ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी। वो एक दराज कद खातून थी जो कि अपने तीखे खूबसूरत नकूश और शोल्डर कट बालों के साथ एक दिलकश शख्सियत की मालिक थी। आजकल किसी पर एतबार करना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। और अब्दुल हादी शुहाब मुनीर को नूरुल सबा से मोहब्बत तो थी, मगर ये मोहब्बत इतनी भी अंधी नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता। उसने नूरुल सबा को बुरा समझा था ना कहा था। बुरे तो वो हालात थे जिन्होंने उसे ये सब करवाया था। शुहाब मुनीर ने नूरुल सबा को इसलिए बुरा कहा क्योंकि अगर अब्दुल हादी को बुरा कहते तो बेटा गवा देते। सो उन्होंने बेटा बचा लिया। कसूर किसी का भी नहीं था। शुहाब मुनीर ने बेटा बचाया और अब्दुल हादी ने अपना कैरियर बचाया था। और अगर किसी ने कुछ ना बचाया तो वो नूरुल सबा थी, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, सब ख़त्म कर दिया था। दुनिया सिर्फ उसके पीछे भागती है जो उसे रौंद कर चला जाता है। जो दूसरों के पीछे भागता है वो थकता भी है और लुटता भी है। ज़रूरी नहीं हादसात बुरी किस्मत वालों के साथ हों। हादसात उन लोगों के साथ भी हो जाते हैं जो बड़े खुशकिस्मत समझे जाते हैं, मगर उनमें और आम लोगों में फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि मुस्बत सोच वाले लोग ठोकर खाकर संभलते हैं, खुद को खुद संभालते हैं, सहारे नहीं तलाशते। किसी से भी कभी कोई फेवर मत लें, खुद पर भरोसा करें, यकीन करें तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। नूरुल सबा का कैरियर ख़त्म हुआ था। बाकी सब लोग अपनी जगह ठीक थे। इसलिए नूरुल सबा को खुद फैसला लेना है कि उसे क्या करना चाहिए। अभी भी उस गलती का मातम करना है या उसे माजी में छोड़कर आगे बढ़ना है। ये फैसला भी नूरुल सबा को खुद करना है कि उसे अपनी शनाख्त बनानी है या यूं ही बेनिशान मर जाना है। नूरुल सबा के जामद खड़े पानियों की सी जिंदगी में एक नई हलचल मच गई थी। आज तक किसी ने यह एहसास ही ना दिलाया था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसे माजी को माजी में छोड़ देना चाहिए, उसे अपनी शनाख्त आप बनानी चाहिए।
آج مسز لبنہ خالد ایک مہربان روح جب اسے سمجھا رہی تھی تو وہ چند لمحے بے یقین رہی تھی۔ بھلا آج کے نفسا نفسی کے عالم میں کون یوں کسی کا رہبر بنتا ہے، جبکہ ہر کوئی رہزن بننے کو تیار ہو۔ وہ ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنتی رہی اور پھر ان سے ہی مدد مانگ لی۔ وہ بخوشی راضی ہو گئی۔ اس نے اس بار اپنی زندگی کا مختلف اور مشکل ترین گول چنا تھا۔ جیت یا ہار کا فیصلہ تو وقت نے کرنا تھا، مگر اس نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، اور ٹارگٹ تھا CSP آفیسر بننا۔ وہ جو عبدالہادی شہاب اس سے کہتا تھا نا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، تو اسے بتانا تھا کہ وہ نور الصباح تھی۔ اور جو راستہ اس نے چنا تھا وہ کوئی آسان راستہ نہ تھا، اس میں مشکلات تھیں، کٹھنائیاں تھیں اور بڑی ہی ٹیڑھی شاہراہیں تھیں۔ وہ اس کو آسان سمجھ کر کودی بھی نہ تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی جان لڑا دے گی۔ اس نے کچھ کتابیں خود خریدی تھیں، کچھ بکس اور نوٹس اسے مسز لبنہ نے مہیا کر دیے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک دن ان کی طرف آتی اور وہ اس کا کام چیک کر دیتی، بلا معاوضہ اس کی غلطیاں بتا دیتی، اسے حوصلہ دیتی۔ اس نے 12 مضامین کے دن تقسیم کیے ہوئے تھے اور ٹائم ٹیبل کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر محنت کرتی تھی۔ اس کی انگلش بہت اچھی تو نہ تھی، مگر اس نے بہتر بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ دن رات پڑھتی، لکھ لکھ کر دیکھتی، پھر بھی تسلی نہ ہوتی تو رونے بیٹھ جاتی اور اللہ سے مدد مانگتی۔ اور اللہ سے مدد مانگنا وہ واحد کام تھا جس کو وہ سب سے زیادہ تندہی سے کرتی تھی۔ اسے اپنے گناہ یاد آتے تو سجدے طویل ہو جاتے تھے۔ مضامین کے انتخاب میں بھی انہوں نے اس کی مدد کی تھی۔ اس نے اپنی فیلڈ کے مضامین چھوڑ کر جنرل مضامین لیے تھے، جن میں انڈو پاک، ہسٹری، جرنلزم پنجابی اور انٹرنیشنل ریلیشنز شامل تھے۔ اس کے علاوہ باقی 6 مضامین لازمی تھے، جن میں انگلش ایسے، اسلامیات، پاکستان افیئرز، انٹرنیشنل افیئرز، جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی اور انگلش کمپوزیشن شامل تھے۔ اس نے ایک ایک مضمون کے الگ الگ شارٹ نوٹس بنائے تھے۔ چونکہ CSS میں ایک دن میں 2 پیپر ہوتے، اس لیے امیدواروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک نظر میں دہرائی کر سکیں، اور اس طرح وہ شارٹ نوٹس کام آتے تھے۔ اماں اس کی حرکتوں اور بدلتے ہوئے موڈز سے پہلے ہی نالا رہتی تھیں۔ اب جو اسے یوں پڑھائی میں مگن دیکھا تو شکر ادا کیا کہ اس کا دھیان ذرا ہٹ گیا ہے، اور جب صحرا پار کر کے اتنے کھٹن سفر کے بعد اس نے پہلی کوشش کی، امتحان دیے تو وہ فیل ہو گئی، اور رزلٹ بڑا دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ 12 مضامین میں سے صرف ایک میں فیل ہوئی تھی، اور وہ بھی انگلش ایسے میں، جس کی تیاری اس نے سب سے زیادہ کی تھی اور جس کی پریکٹس میں اس نے 3 رجسٹر بھر دیے تھے۔ اسے یقین ہی نہ آیا، وہ سارے موٹیویشنل لیکچرز جو وہ اسے وقتاً فوقتاً دیتی رہتی تھیں، سارے ایک دم ناکام ہو گئے۔ وہ بری طرح ٹوٹ گئی، اس کی انرجی ایک دم 0 پر آ گئی۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، بھلا چند مارکس کے فرق سے صرف ایک سبجیکٹ رہ جاتا۔ وہ بے تحاشا روئی، اور غم و غصے کے عالم میں اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ وہ اگلی اٹیمپٹ کسی صورت میں نہ دے گی۔ مگر چند دنوں بعد ان کا فون آ گیا، وہی میٹھا لہجہ، پیار بھری ڈانٹ، اور وہ اسے سمجھا رہی تھیں، اسے دوبارہ سے جوڑ رہی تھیں، اور وہ دھیان سے سنتی گئی۔ اسے واقعی ایک کوشش اور کرنی چاہیے تھی۔ ناکامی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ جس وقت ہم مایوس ہو کر چھوڑنے کا سوچتے ہیں، کامیابی اس سے اگلے قدم پر ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک معروف جریدے میں فرنٹ پیج پر یہ چند لائنز لکھی تھیں، اور اس کو کھلا تو صفحہ نمبر 21 پر وہ ایک مکمل انٹرویو تھا۔ CSS میں نویں پوزیشن لینے والی لڑکی کی تصویر، جس کے سر پر ایک ریڈ اسکارف تھا اور ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ۔ وہ نور الصباح کریم تھی، جس نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی تھیں، بہت سے غلط قدم اٹھائے تھے، مگر اس نے مڑ کر ناکامیوں کا ماتم نہیں کیا تھا۔ ماضی کو ماضی میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی، اپنے آج کو خوبصورت بنانے کی جد و جہد کی تھی اور اپنے مستقبل کی پلاننگ کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عبدالہادی کو بھول گئی تھی، اس سے نفرت کرنے لگی تھی یا اس کو برا جاننے لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ آج بھی وہ اسے یاد آتا تو اس کی آنکھیں نم ہوتی تھیں۔ اس کے دل میں کسک تھی، وہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ رکھتی تھی، شاید اس لیے بھی کہ وہ اس کی پہلی محبت تھا، اور پہلی محبت جیسی بھی ہو، ایک لڑکی کو اسے بھولنے میں وقت لگتا ہے۔ اس کی باتیں، اس کی یادیں آج بھی اسے تڑپاتی تھیں، مگر اب وہ سوچتی نہ تھی، کیونکہ ان پر کڑ کر سوائے اپنا خون جلانے کے وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ وقت آگے بڑھ چکا تھا، اس کا مقام، اس کا سٹیٹس بدل چکا تھا، اب اس کا وقت تھا، اور وہ محبت ادھر ہی کھڑی تھی، وہیں رکی ہوئی۔ فیضان خان کی محبت، نور الصباح سے اس کی محبت، اس روشن پیشانی والی لڑکی سے اس کا پیار، اور اس کی ہمیشہ اسکارف میں ڈھکے سر سے اس کا پاکیزہ عشق، ہر چیز اسی طرح قائم و دائم تھی۔ وہ بھولا نہیں تھا، بھول سکتا ہی نہیں تھا۔ اس کا وہی سرخ اسکارف میں لپٹا ریڈ رائڈنگ ہوڈ جیسا معصوم چہرہ جو کہ ایک میگزین کے صفحہ نمبر 21 پر تھا، وہ روشن آنکھیں جن کی پار شاید بیتے دنوں کا عکس دھندلا سا نظر آتا تھا، اس کی تابندہ پیشانی پر کامیابی کی چمک تھی، اور وہ اسے اتنے عرصے بعد آج دیکھ رہا تھا تو بہت دیر اس کی تصویر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی بھری نمی تھی۔ آج صرف وہی سرخرو نہ ہوئی تھی، فیضان بھی کامران ہو گیا تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ 3.5 سال پیچھے چلا گیا۔ ان دنوں وہ دن رات پاگلوں کی طرح صرف نور کو ڈھونڈ رہا تھا اور یونیورسٹی کو یکسر بھولا ہوا تھا۔ اسی دوپہر اس نے لبنہ خالہ کو کال کی۔
وہ اس کی اکلوتی خالہ تھیں، بے حد خوبصورت، نفیس اور شائستہ مزاج، اپنا اسکول چلا رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بہت بھرا ہوا تھا، اور اس کی دوست جیسی خالہ، ان سے بات کر کے یقیناً وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا۔ اس نے کال کی تو وہ پک کر کے اپنے انٹرکام پر مصروف ہو گئیں۔ فیضان بیٹا 2 منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ اسے ہولڈ کروا کر وہ اپنے انٹرکام پر بات کرنے لگیں۔ اقرا، وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، بی کام والی، ہاں، کیا نام تھا؟ نور، پورا نام؟ اچھا، نورالصبا، اوکے بھیج دیجیے۔ انہوں نے بات کرتے کرتے ہدایات دیں تو فیضان اچھل ہی پڑا۔ کیا وہ نورالصبا تھی اس کی؟ وہی نورالصبا، نورالصبا کریم۔ اس کا دل تیز کام کی طرح دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ خالہ میری بات سنیں، وہ تیزی سے بولا، اور پھر وہ ایسا ایسا کچھ سمجھانے لگا۔ کون تھی نورالصبا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ کب سے ڈھونڈ رہا تھا اسے؟ وہ سب انہیں بتاتا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اب انہیں کیا کرنا تھا۔ اس نے سوچا تھا اب اسے ہر حال میں اس لڑکی کو بچانا ہے، اس کی ٹوٹی بکھری زندگی کو سمیٹنا ہے، اسے زندگی کی طرف لے کر آنا ہے، اسے اپنی ذات پر یقین کرنا سکھانا ہے۔ اور یہ سب کسی صورت خالہ کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا، اسے یہ ہر صورت کرنا تھا۔ اس رات وہ ان کی طرف گیا اور اس کی سی وی پکڑے دیکھے، کتنی دیر دیکھتا رہا۔ یہ معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ وہ جتنا شکر ادا کرتا کم ہوتا۔ کیسے وہ اس کی تلاش میں خوار ہو رہا تھا، اور وہ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے مل جائے گی، اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خالہ بے چین تھی، انہوں نے کبھی اسے یوں کسی لڑکی کے لیے پریشان نہ دیکھا تھا۔ وہ ان سے بہت اٹیچ تھا، اور جب وہ اسے پوچھتی کہ اب اسے اب تک کی کوئی لڑکی کیوں پسند نہیں آئی تو بس وہ مسکرا کر ٹال دیتا، اور اب وہ بے یقین تھی۔ وہ سرخ آنکھوں میں نمی لیے اس سی وی کو دیکھتا جا رہا تھا، اور انہوں نے دیکھا وہ اس کے نام پر انگلی پھیر رہا تھا۔ انہیں یکلخت احساس ہوا تھا کہ بات اتنی سیدھی نہ تھی۔ آخر کون تھی یہ نورالصبا جس نے فیضان خان جیسے بندے کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ وہ فوراً سے سب جان لینا چاہتی تھی، مگر جب وہ بولا تو اس نے ان کے ہاتھ تھام کر بڑی شدت سے بس اتنا ہی کہا تھا، خالہ یہ مجھے بہت عزیز ہے، مجھے لگتا ہے یہ خود کو ضائع کر دے گی، آپ کو مجھ پر ایک احسان کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ انہیں مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ لڑکی اس کے نزدیک کیا تھی۔ پتہ نہیں آج کل کے زمانے میں وہ لڑکا فیضان کون سے زمانے کی بات کرتا تھا۔ تعلقات میں اتنی پاکیزگی انہوں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے بولتا رہا، اور انہیں اس لڑکی پر رشک آتا رہا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ہچکچا سی گئیں۔ ناکامی کا خوف اس سے شیئر کیا تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں ذرا مدھم پڑ گئیں۔ ناکامی کے خوف سے کوشش چھوڑ دینا انسانیت کا شیوا نہیں۔ ناکامی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ جس وقت ہم مایوس ہو کر چھوڑنے کا سوچتے ہیں، کامیابی اس سے اگلے قدم پر ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ لڑکے میں واقعی کچھ تھا۔ انہوں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں اس کا شانہ تھپکا تھا، اور پھر سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہونے لگا۔ انہوں نے اسے حوصلہ دیا، اس کے اندر ٹوٹا ہوا اعتماد اور خود اعتمادی کو جگایا، اور اسے ایک ٹریک پر چلا دیا۔ وہ ہفتے میں ایک دفعہ ان کی طرف آتا اور خالہ کے تاریک بیڈ روم میں کھڑا روشنیوں میں گھری کاغذات میں الجھی اس لڑکی کو دیکھتا جو اس کا دل تھی، اور پھر پچھلے دروازے سے نکل جاتا۔ وہ ہمیشہ ان سے پوچھتا کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں۔ وہ اسے کتابیں بتاتی رہتی اور وہ لا دیتا۔ وہ CSS کی پروفیشنل کوچ تھیں، خود بھی سروس کر چکی تھیں، پھر کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ایک دو دفعہ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ اس سے ملتا کیوں نہیں، تو وہ سر جھکا لیتا اور بس اتنا ہی کہتا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اور وہ طویل سانس بھر کر اس کے صبر کو دیکھتی، پھر اسے سمجھانے لگتی کہ اس لڑکی میں تو قابلیت اور ہنر تھا، وہ تو کچھ کر ہی جائے گی، وہ خود بھی کچھ کرے۔ آگے سے وہ سر ایک طرف گرا کے ہنس دیتا، پھر بے نیازی سے ماتھے کے بال سنوار کر کہتا، ڈیڈ کی پوری آئل کمپنی سنبھال رہا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اور یہ سچ ہی تھا، وہ یونیورسٹی چھوڑ چکا تھا، نہ وہاں دوست رہا نہ وہ پیاری لڑکی۔ وہ دو وجوہات جن کی وجہ سے وہ کبھی چھٹی نہ کرتا تھا، جب وہی نہ رہیں تو اس کا دل بھی نہ لگا، اور اسے لگا کہ MBA دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ عبدالہادی کے بارے میں اس کے پاس مکمل رپورٹ ہوتی تھی۔ وہ MBA مکمل کرنے کے بعد اپنے پاپا کی فرم جوائن کر چکا تھا، اور آج کل وہ شہر کے ایک کامیاب بزنس مین کی شہرت حاصل کر رہا تھا۔ آج کل وہ ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا، اور غالب امکان تھا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے متعلق سنجیدہ نہ تھا۔ اور فیضان کو حیرت ہوئی تھی، یہ نورالصبا کے بعد کوئی 5ویں لڑکی تھی جس سے اس کی دوستی ہوئی تھی، اور سوائے نورالصبا کے وہ سب سے اعلانیہ ملتا رہا تھا، اور وہ ساری لڑکیاں ہی خوبصورت اور اسٹائلش تھیں، اور بظاہر ان سب کے ساتھ اس کی دوستیاں ختم ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ مگر فیضان اس کو جانتا تھا، اور یہ عبدالہادی کی شخصیت کی خامی تھی کہ وہ مستقل مزاج نہیں تھا، وہ چیزوں سے اور لوگوں سے جلدی بور ہو جاتا تھا، اسے تبدیلی پسند تھی، اور وہ کوئی بھی رشتہ زیادہ دیر دلچسپی کے ساتھ اسے فوکس نہیں کر پاتا تھا، اسے نیا پن چاہیے ہوتا تھا، اور عبدالہادی کی اسی خامی کی وجہ سے اسے یقین تھا کہ وہ جلد یا بدیر نورالصبا سے اکتا جائے گا، اور پھر چڑچڑا ہوگا، اور پھر رشتہ توڑ دے گا۔ وہ واقعی عبدالہادی کو جانتا تھا، اور وہاں وہ لڑکی نورالصبا اس سے بے خبر تھی کہ کوئی کس قدر اس کی خیر کے لیے کوشش کرتا رہا ہے۔ وہ کامیابی کی جس سیڑھی پر چڑھ رہی تھی، اس کے نیچے سہارا دینے والے ہاتھ، اسی سیڑھی کو تھامنے والے ہاتھ فیضان خان کے تھے۔ وہ واقعی بے خبر تھی،
ہم کو لوٹا ہے اس شہر نے اے جانے وفا، جس کی گلیوں میں محبت کا کچھ حساب نہ تھا۔ وہ جو آنکھوں میں محبت کو لیے پھرتے تھے، اس کے دل میں تھی وہ نفرت کے کچھ حساب نہ تھا۔ آج اس کا اس شہر، اس گھر میں آخری دن تھا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ PSP میں ہوئی تھی اور اسے 2 دن بعد جوائننگ دینا تھی۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی اور اس نے جب الماری کا وہ خانہ کھولا جس میں عبدالہادی کی عنایات بند تھی تو چند لمحوں کے لیے اس کا دل بڑی گہرائی میں جا ڈوبا۔ اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی ریل کی مانند گزر گیا۔ اس نے خشک آنکھوں سے وہ کارٹن پیک کیا اور اوپر کچرے کا ٹیگ لگا دیا۔ اسے ان 3 سالوں میں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ عبدالہادی اور اس کی محبت کیوں معتبر نہ ٹھہری تھی۔ جس محبت میں خدا کی بنائی حدود کو توڑا جائے، جس محبت میں دوسرے انسان کو دیوتا مان کر پوجا جائے، جس محبت میں ایک انسان کو عنایات کے سمندر میں ڈبو کر سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا جائے، اور وہ محبت جس میں ایک مضبوط مرد اپنی کمزوری کا الزام ایک کمزور لڑکی پر دھر کے اسے لوگوں کے آگے شکار ہونے کے لیے چھوڑ جائے، تو یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ ہوس ہو سکتی ہے، احساس برتری ہو سکتا ہے، مگر محبت نہیں۔ چراغ محبت کو جلانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کی لو کو ناموافق ہواؤں سے بچانا، اور جب ایک محبوب اپنے محب کو تڑپتا چھوڑ جائے تو چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا ہے۔ محبت آب کاری کرتی ہے، خالی دل اور خالی گھر بھرتی ہے، خالی آنکھوں کو روشنی سے نوازتی ہے، اور وہ محبت جو روشنی چھین لے اس کا نہ ہونا ہی بہتر، اس کا زندگی سے چلے جانا ہی اچھا ہے۔ آج اس نے ان کے لیے ایک سرپرائز رکھا تھا، ایک خوبصورت تھینکس کا کارڈ اور تحفہ، اور ساتھ ڈھیر سارے پھول۔ بس اس نے انہیں وقت نہ بتایا تھا۔ اس کے لیے تیار ہوتے ہوئے اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ بعض لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت وہ ایک بلو جینز اور لائٹ پیلے کرتے میں ملبوس تھی جس کے ساتھ پیلا سکارف تھا۔ سکارف آج بھی اس کے لباس کا حصہ تھا۔ اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور روانہ ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر پر اطمینان مسکراہٹ تھی۔ ان کے گھر کے آگے رک کر اس نے جلدی جلدی شاپر سمیٹے اور گیٹ سے اندر آ گئی۔ اسے پتا تھا اس وقت وہ کیا کر رہی ہوں گی۔ انہیں شام کی چائے ہمیشہ بیک لان میں پینا پسند تھا۔ لاؤنج کا دروازہ بر کر کے ان کا بیک لان شروع ہوتا تھا۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ گفٹ اور کارڈ ٹیبل پر رکھے اور صرف پھول تھامے تیزی سے آگے بڑھی، مگر اسے رکنا پڑا۔ لاؤنج کی سلائیڈنگ ونڈو سے بیک لان کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ اکیلی نہ تھی بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی، بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے، ماتھے پر بکھرے بالوں والا، نیمواں آنکھوں کی سیاہی میں ہلکی سی سرخی لیے اس شخص کو وہ لاکھوں لوگوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ فیضان خان تھا، بگڑا رئیس۔ اب تو یہ چھپنا چھپانا چھوڑ دو فیضان، کب تک بیک فٹ پر رہو گے؟ اٹس ٹائم ٹو سیلیبریٹ۔ یہ میم لبنہ تھی جو ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے کہہ رہی تھی، خالہ، محبت میں طلب ہوتی ہے نہ صلہ۔ وہ مطمئن تھا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے اس نے ماتھے پر آئے نرم بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ بات صلے کی نہیں فیض، مناسب وقت آ گیا ہے کہ تم نور الصباح کو سب بتا دو۔ کچھ بتانے کے لیے ہی ہے ہی نہیں خالہ۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا۔ تم نے بہت کچھ کیا ہے اس کے لیے، آج اگر وہ اس مقام پر ہے تو وجہ تم ہو فیض۔ اگر تم نہ بتاتے تو میں کیسے جان پاتی کہ نور الصباح کو کیسے سمیٹنا تھا، کیسے اسے گائیڈ کرنا تھا۔ یہ تو تم تھے فیضان جس نے دن رات اس پر انویسٹ کیا۔ نوٹس، بکس، لیپ ٹاپ، یہ سب میں نے کب کیا اس کے لیے؟ یہ سب تو تم نے کیا نا، اور تم کہتے ہو کہ بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ حیرت سے بولتی چلی گئی۔ نور الصباح کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ محبت ہے نا اس سے، اور محبت میں احسان نہیں کیا جاتا، نہ احسان جتایا جاتا ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ وہ خود کو ضائع نہ کرے، اپنا نام بنائے، اور اللہ کا شکر ہے آج وہ کامیاب ہے، اس معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتی ہے۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں اس کے لیے بات کرتے ہوئے ایک انس تھا۔ اب مزید سننا ممکن نہ تھا۔ وہ بے جان قدموں سے پیچھے ہٹی۔ پتہ نہیں اس کا ذہن کیوں سن ہو رہا تھا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے وہ پھول ملازمہ کو دیے اور ایمرجنسی کا کہہ کر باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ فیضان، محبت، احسانات، انکشافات اتنے بڑے تھے کہ وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر اس کی ملاقات فیضان سے ہوگی۔ اس کا کردار ایک بگڑے رئیس سے بڑھ کر ایک مہربان اور بے غرض انسان میں کب بدلا؟ اسے نور الصباح سے کیسی محبت تھی؟ وہ کون تھا؟ پاگل، دیوانہ، سرپھرا؟ وہ کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ کیوں تھا وہ اتنا اچھا؟ کیوں تھا وہ اتنا پاکیزہ نفس؟ اور آج 3 سال بعد اس کے ذہن میں عبدالہادی کے دیے گئے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا وہ اچھی لڑکی نہیں تھی، اور کتنی عجیب بات تھی، اس بری لڑکی کو وہ دیوانہ سا فیضان کتنے سالوں سے اچھا سمجھ رہا تھا۔ یقیناً وہ کچھ نہیں جانتا تھا وہ کتنا پاگل تھا کہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کے لیے ایک غیبی مدد بن کر اسے سمیٹ رہا تھا، اس کے لیے دوسروں کے آگے درخواست کر رہا تھا۔ اسے وہ ساری کتابیں اور نوٹس یاد آئے جو میم لبنہ نے اسے دیے تھے۔ اسے کچھ مزید رونا آیا۔ CSS کی کتابیں خریدنا کبھی بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ بہت مہنگی کتابیں تھیں جن میں سے اس نے بمشکل 5 یا 6 ہی خریدی تھیں، اور اب اسے وہ ڈھیر یاد آیا جن کی قیمت ہزاروں میں تھی،
और वो लैपटॉप उसके सख्ता ज़दा दिमाग के लिए एक और झटका। वो लैपटॉप भी उन्होंने उसे ये कहकर दिया था कि वो इस्तेमाल करने के बाद भले ही वापस कर दे। वो उस शख्स का क्या क्या वापस करेगी? क्या वो कभी उस शख्स के आगे खड़ी हो पाएगी? क्या वो कभी उससे नज़र उठाकर बात कर पाएगी? क्या वो कभी फैज़ान की मोहब्बत का एहसान उतार पाएगी? उफ, ये उस सरफिरे ने अनजाने में कैसे बोझ धर दिए थे उसके कांधों पर कि वो उनके बोझ से झुकी जाती थी। आज 3 साल बाद वो फिर उसी वीरान सड़क पर खाली जहन के साथ चल रही थी। उसकी आंखों में बेयकीनी की नमी सी थी और उसके दिल में अब्दुल हादी और फैज़ान का मवाजना चल रहा था। और ज़िंदगी में बहुत देर से बहुत ठोकरें खाकर उसने ये बात सीखी थी जिसे सीखने में हमेशा वक्त लगता है, कि वो जल्दबाज थी। खुदा उसे फूलों का टुकड़ा देना चाहता था और वो सिर्फ एक फूल की जिद लगा कर बैठी थी। परवाह, फिक्र और ख्याल जो उसे लगता था कि अब्दुल हादी करता था, वो तो उसकी खाम ख्याली थी। केयर तो वो थी जो पिछले 3 सालों बिना बताए बिना जताए फैज़ान उसकी कर रहा था, और वो सिले की तमन्ना भी नहीं कर रहा था। कैसा बुद्धू था, हर ख्वाहिश हर सिले से बेपरवाह था। कैसा साधु था, उसे दुनियादारी क्यों ना आई। आंसू कितार दर कितार उसकी आंखों से बह रहे थे। ये एक होटल का अंदरूनी मंजर था जहाँ एक टेबल पर चंद गुलाब और मोमबत्तियाँ रोशन थीं। वो वहाँ 10 मिनट पहले ही आया था। आज खाला ने उसे लंच का कहा तो वो इनकार न कर सका, और अब वो थी कि इंतज़ार करवाई जा रही थी। वो आज 1 माह बाद वापस आई थी और उसे वीकेंड गुजार के चले जाना था। जब उसे मैम का फ़ोन आया, वो उसे लंच पर बुला रही थी। उसे भी इनकार करना मुनासिब न लगा, लिहाजा उसने हामी भर ली। अभी वो होटल में दाखिल हुई थी कि उनकी कॉल आ गई कि उन्हें किसी इमरजेंसी में जाना पड़ गया था, इसलिए वो नहीं आ सकेंगी। वो इंतहाई शर्मिंदगी से बार बार माजरत कर रही थी, सो उसे ठंडी सांस भरकर इट्स ओके कहना पड़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी आंखों ने दाखिली दरवाजे के दाएं जानिब बैठे शख्स को फौरन पहचान लिया। वो फैज़ान था। वो एक तवील सांस भरकर रह गई। उसे सारी बात समझ आ गई थी। वो इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहा था और उसके चेहरे के तासरात से आया था कि वह सख्त कबीदा खातिर था। देखो भांजे, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और तुम हो कि अपनी दास्तान मोहब्बत में किसी किस्म का ट्विस्ट लाने को तैयार ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ मैं ही मदद करूँ। उसे बुला लिया है, बिल्कुल यूँ रिएक्ट करना जैसे अनजान हो, और ये बताने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारी खाला हूँ। शादी के बाद बता देंगे, अब सब संभाल लेना, और हाँ, मुंह बंद करके मत बैठना बल्कि सीधा प्रपोज कर देना। वो वाकई उसकी खाला थी। यके बाद दिगरे उसे अपने कीमती मशवरों से नवाज कर फ़ोन बंद कर दिया। वो दांत कुचकुचा कर रह गया, और ये खाला भी ना। वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया, इधर उधर नज़र घुमाकर देखा तो चंद लम्हे ठटक सा गया। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो चंद लम्हे अपनी जगह से हिल ना सका। वो आज भी वैसी ही थी, लिबास पहनने का अंदाज भी वही, लॉन्ग कुर्ता, जीन्स, फ्लैट चप्पल और सर पर स्कार्फ। उसके हाथ में मोबाइल और एक पाउच था। वो इधर उधर देखती जैसे मुनासिब जगह तलाश कर रही थी, और यूं ही उसकी नज़र फैज़ान से मिल गई। वो हैरान हुई और फिर गालिबन उसने फैज़ान को पहचान लिया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसे देखकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसका अंदाज हमेशा की तरह एहतराम से पुर था। नूरुल सबा के दिल को कुछ हुआ था। वो ऐसा ऐसा उसके करीब आई। अस्सलाम वालेकुम, वो हल्का सा सर को खम करके बोला था। उसके चेहरे पर एक नाकाम सी हैरत थी जिसे ज़ाहिर नूरुल सबा फौरन पहचान गई। वो जवाब देकर हल्का सा मुस्कुराई। कैसे हो फैज़ान? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यहाँ कैसे? वो बात मुश्किल से हैरान हो रहा था। आंखों में चमक सी उभरी थी। नूरुल सबा को अजीब सी खुशी हुई। एक दोस्त के साथ आना था, वो किसी वजह से नहीं आ सकी। अब वो इस एक्टिंग से महफूज हो रही थी। मैं यहाँ लंच करने आया था, अगर मुझे ज्वाइन कर सकें तो। वो धीमे अंदाज से उसे इनवाइट कर रहा था। इस बार उसने खुशदिली से सर हिलाया। फैज़ान के चेहरे की खुशी नाकाबिले बयान थी। उसने ऑर्डर देने से पहले उसकी पसंद पूछी तो नूरुल सबा ने मुस्कुराकर उस पर छोड़ दिया, और हमेशा की तरह फराग दिली के साथ उस दिन फैज़ान ने दिल खोलकर एक लंबा चौड़ा ऑर्डर किया था। वो दिलचस्पी से उसकी हरकत और सकनात नोट कर रही थी। वो वाकई सर फिरा था। और क्या कर रहे हैं आप आजकल? डैड के साथ होता हूँ। MPA कंप्लीट हो गया? नहीं किया। उसके अंदाज में हल्की सी शर्मिंदगी थी। क्यों? उसे हैरत हुई। बस दिल नहीं किया। बेनियाजी अरूज पर थी। अच्छा, उसने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और आप? इस बार उसने पूछा। कुछ भी नहीं, लापरवाही से कहा गया। क्या करेंगे आप आजकल? उसने पूछा। छोटी सी जॉब। उसने इंतहाई इंकिसारी से कहा। सही है जनाब। इस बार वो हंसा था। नूर ने पहली बार उसे यूं हंसते देखा था। हंसते हुए इसकी आंखें कोनों से बंद हो गई थीं। शादी हो गई आपकी? उसके अंदाज में वाज़े तजस्सुस था। फैज़ान बुरी तरह चौंका। शायद उसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। वेटर्स खाना लगाने लगे। फैज़ान कुछ बोलते बोलते रुक गया। खाना लगने के बाद नूरुल सबा ने फिर उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो जैसे मुद्दा जान गया था। नहीं। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। और आपकी? उसने फ़ौरन बदला ले लिया। अपनी प्लेट में चावल डालते हुए नूर ने हाथ रोककर उसे देखा। नहीं। उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। फिर खामोशी। जैसे कुछ देर दोनों ने नहीं तोड़ा। और आपके घर सब कैसे हैं? वो रस्मी सवालात करने लगा। सब ठीक हैं। उसने पानी का घूंट लेते उसे कहा। जवाबन वो उसे अपने भाई के बारे में बताने लगा, जो कि 2 साल बाद अमेरिका से वापस आ रहा था, क्योंकि अगले महीने उसके भाई की शादी थी। वो खामोशी से रस्मी गुफ्तगू में मसरूफ़ रही। उसका भाई कतई तौर पर उसकी दिलचस्पी का मरकज़ नहीं था। खाने के बाद
فون نمبرز کے تبادلے کے بعد وہ الگ ہو گئے۔ اس طرح کون بلاتا ہے سر بام فلک، کون لا رکھتا ہے مہتاب بھلا قدموں میں، جس طرح میں نے تیرے دل کی پذیرائی کی، کون یوں سنگے نوازی پہ ہوا ہے مائل۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کمرے میں زرد روشنی تھی، ہر طرف ایک عجیب سماں تھا۔ اس کا کمرہ آج روشنیوں میں رنگا ہوا تھا، کیسا میلہ سا لگا تھا آج اس ویرانے میں۔ اس کی ہنسی کی کھنک، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کا خوبصورت چہرہ کمرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ 3 سالوں سے خود کو سنبھالتا آیا تھا اور آج وہ یوں سامنے آ کر سارے اختیار چھین کر لے گئی تھی اور وہ بے بس سا دیکھتا رہ گیا۔ کیسی ساحرہ تھی وہ، آج پھر وہ ایزی چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس نے سوچا خالہ ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ کب تک بیک فٹ پر رہے گا، مگر پھر اس نے سوچا اسے فرنٹ لائن پر آنے کی عادت ہی کب تھی۔ وہ تو صرف ایک جھلک کا طالب تھا اور آج اس کی ایک جھلک دیکھ لینے کے بعد وہ کئی سال مزید جی سکتا تھا۔ مگر یہ خالہ بھی نہ، وہ نہ جانے کیوں اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا بنانا چاہتی تھیں۔ بھلا کیا وہ اتنا کم ظرف تھا کہ اپنے احسانات کا بدلہ مانگتا، اس کا ساتھ مانگتا؟ نہیں، وہ ایسے نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کو دینا جانتی ہے جیسے اس کی محبت تھی، دیالو اور فراغ دل۔ اور اس کے بعد بڑا عجیب ہوا، وہ کبھی کبھار بات کر لیتے، یوں ہی حال احوال، موسم کا حال، ملکی حالات، اور بس کوئی رسمی گفتگو کی انتہا دیکھنا چاہتا تو ان دونوں کی کال دیکھتا، اور 1 منٹ کی کال اور بس۔ وہ آگے نہیں بڑھتا تھا کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا، اور جب خالہ نے پوچھا تو ہنس دیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ پروگریس کیا تھی اور وہ آگے سے ہنس کر دکھا رہا تھا، یعنی بات جوں کی توں ہی تھی۔ انہیں غصہ آ گیا، اب مزید اس پر یہ معاملہ ڈالنا فضول تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں بھائیوں کی شادی اکٹھی ہی ہو جاتی، انہیں ہی سوچنا تھا۔ دونوں کے بارے میں ماں تو ان کی تھی نہیں، اس لیے انہوں نے بھانجے کو کچھ کہنے کے بجائے ڈائریکٹ اس کے والد سے بات کی تھی، انہیں نور الصباح کے بارے میں بتایا، اور سٹوری لائن یہ تھی کہ وہ انہیں اپنے فیضان کے لیے پسند ہیں۔ انہوں نے کہیں سے بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ فیضان کی ذاتی پسندگی بھی شامل تھی۔ والد کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ بخوشی جاننے کے لیے تیار ہو گئے، اور یوں اس ویکینڈ پر جب کہ وہ اپنے شہر آئی ہوئی تھی، وہ دونوں بنا بتائے ان کی طرف آ گئے۔ اماں بے حد حیران تھیں کہ اس کی میڈم اس کے لیے اپنے بھانجے کا رشتہ لائی تھیں۔ بڑی خوش اسلوبی سے سارے معاملات کو ڈیل کرتے کرتے وہ فیضان کی مرضی بھول گئی، جو کہ اس پرپوزل سے قطعی طور پر بے خبر تھا، اور دوسری طرف وہ تھی اپنے آپ کو مکمل بے خبر ظاہر کرتی تھی۔ اس نے کہیں سے بھنک ہی نہ لگنے دی کہ وہ اس سارے ماسٹر پلان کو جانتی تھی۔ ابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، جسے ان کا حق سمجھ کر بخوشی دیا گیا۔ دوسری طرف وہ حیران سی تھی، ابھی کل ہی تو اس کی فیضان سے بات ہوئی تھی، اس میں تو اس نے قطعی کوئی اشارہ نہ دیا تھا۔ وہ دیتا بھی کیسے؟ اسے خود کب علم تھا؟ وہ بھی بے خبر تھا۔ اور رات جب خالہ مزے سے اسے سارا قصہ سنا رہی تھی تو وہ ساکت سا رہ گیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ وہ بلبلا اٹھا۔ جواباً خالہ نے یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اگر تم اپنی زندگی ضائع کرنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم تمہیں اس کی اجازت بھی دے دیں گے۔ ہر بات تمہاری نہیں مانی جا سکتی۔ انہیں غصہ آ گیا، وہ کچھ ٹھنڈا سا ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ ہلکی آواز میں بولا، تو ٹھیک ہے، مت کرو شادی اس سے، کسی اور سے کر لو۔ اس بار انہوں نے نیا ترک کا پتا پھینکا۔ وہ لمحوں میں بے بس ہوا تھا۔ خالہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ فیضان میری بات سنو، تم نے جو بھی اس کے لیے کیا وہ صرف تم جانتے ہو، وہ نہیں جانتی، اس لیے پلیز کوئی فضول حرکت کرنے سے گریز کرنا۔ تم سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اپنے احسانات گنواؤ، اس کے بجائے تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اسے اپنی محبت کے بارے میں بتاؤ؟ وہ اسے اپنے مخصوص ٹھنڈے میٹھے انداز میں سمجھا رہی تھیں۔ فیضان کے اندر کچھ چمکا تھا، کوئی جگنو سا تھا شاید۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب لگتا ہے یہی کرنا پڑے گا، وہ انہیں کہنے لگا۔ اور سنو جی، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نور الصباح میرے بھانجے سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ اس بار ہنس رہی تھیں۔ فیضان کو جھٹکا سا لگا۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، اور اگر اس نے مجھے دیکھ کر انکار کر دیا تو؟ اسے عجیب سی پریشانی نے آن گھیرا۔ اللہ نہ کرے۔ وہ دہل سی گئیں۔ امکان تو ہے، اس کے لہجے میں خالی پن سا تھا۔ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، 1-2 دن میں تمہیں اس سے ملنا ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے سر ہلا کر اٹھ گیا۔ وہ صرف 2 بھائی تھے، بڑا بھائی امریکہ سے PhD کر رہا تھا، اور وہ تھا کہ صرف صاف کہتا تھا پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ ماما کی وفات بچپن میں ہی ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا زیادہ تر بچپن خالہ کے ساتھ گزرا تھا، جو کہ ماں بھی تھیں اور دوست بھی۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کے لیے خیر اندیش تھیں۔ جب ہی مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ جو کہہ رہی تھیں ویسا ہی ہوگا۔ یہ کچھ دن بعد کا ذکر تھا جب ان دونوں کو پیغام ملا کہ میم کی اسٹوڈنٹ اور میم کا بھانجا ایک دوسرے سے ملنے۔ وقت اور جگہ طے شدہ تھی۔ دونوں اس میسج کو پڑھ کر مسکرائے تھے۔ فیضان کو یقین تھا کہ یہ نور الصباح کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ اسے اس سے ملنے کے لیے جانا تھا، اور تیار ہوتے ہوئے وہ عجیب سی کنفیوژن کا شکار لگ رہا تھا۔ اتنا کچھ مسترد کر لینے کے بعد اس نے ایک سادہ شلوار قمیص پہن لیا۔ آنکھوں کی سرخی آج کچھ کم تھی اور بالوں کو ہاتھ سے پیچھے سنوار رہا تھا۔ جب اس نے ریسٹورنٹ میں قدم رکھا تو شام کے زرد سائے چاروں طرف اپنے پر پھیلا چکے تھے، اور وہ ساحرہ اس کے سامنے تھی۔ وہ ایک خالص سیاہ لمبی قمیص میں ملبوس تھی، جس کے نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا، اور اس کے اوپر اس نے ہمیشہ کی طرح سیاہ اسکارف لیا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ آج اسے خود اٹھ کر ویلکم کرنا پڑے گا، ورنہ اس کو کیا پتا میم کا بھانجا کون تھا۔
सोते हुए उसके लबों पर एक महफूज सी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा था। उसके हाथों में सुर्ख गुलाब थे, मोहब्बत की निशानी, और उनका अक्स उसके चेहरे पर भी था। उसके चेहरे पर हल्की सी टिमटिमाहट थी। वो उसकी तरफ मुतवज्जो ना थी। वो अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो हल्की सी आवाज़ के साथ बोला। वो बुरी तरह चौंकी। उसने सर उठाया और उसे देखकर बेसाख्ता हैरान हो गई। फैज़ान, आप? जी, मैं मैम का भांजा फैज़ान खान। वो हल्का सा मुस्कुराया और फूल उसकी तरफ बढ़ाए। और वो नूरुल सबा थी, बेहद कामयाबी से एक्टिंग करती हुई हैरान हुई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। और मैं मैम की स्टूडेंट नूरुल सबा करीम। वह हैरत पर काबू पाकर इत्तेमाद से मुस्कुराई थी। उसने हल्का सा सर को खम देकर फूल उसकी तरफ बढ़ाए, जो कि उसने एक तुज़बुज़ुब के आलम में थाम लिए। जब वो दोनों टेबल पर बैठ गए तो ज़रा देर के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे नूरुल सबा ने तोड़ा। मैम ने अम्मा के आगे अपने भांजे की बहुत तारीफ़ें की हैं। उसके अंदाज में शरारत थी। वो बेसाख्ता हंसा। जिनसे आपको इख्तलाफ है? हरगिज़ नहीं, वो फ़ौरन बोली। तो फिर? मैं तवक्को नहीं कर रही थी कि वो आप होंगे, वो साफ गोई से बोली। फैज़ान ने बिना जवाब दिए खामोशी से उसे देखा। मैंने खाला को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो आपको बहुत पसंद करती हैं। उसका अंदाज सफाई देने वाला था। नूर को उस पर अजीब तरह से तरस आया था। वो सर फिरा मासूम सा इंसान खुद को छुपाते निढाल हो रहा था। एक लम्हे को नूर का दिल चाह के उसका भांडा फोड़ दे, मगर फिर उसने ये ख्याल झटका। उसने ये फैसला उसी दिन ले लिया था कि वो कभी भी उसे ये बावर नहीं करवाएगी कि वो उसके राज से आगाह थी। अगर वो खुद को छुपा कर रखना चाहता था, और अगर वो चाहता था कि नूर को हमेशा सर उठाकर उससे मिले, तो वो क्यों ये राज आश्कार करके उसके आगे झुकती? वो आपको बहुत पसंद करती हैं, नूर ने कहा। वो ज़रा सा चौंका और उसको देखा। स्याह आंखें उसकी आंखों से मिली, फिर झुक गईं। नूर को अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। वो एक हयादार मर्द था, जिसकी आंख लड़कियों पर जम नहीं जाती थी, गड़ नहीं जाती थी। वो एक मुख्तलिफ इंसान था। आप मिलना चाहती थी? फैज़ान ने उसे याद दिलाया। वो ख़यालात के बहाव से बाहर आई। आपकी तरह मेरे लिए भी ये प्रपोज़ल एक शौक़ है। मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी मुलाकात आपसे होगी, मगर खैर ये किस्मत है। वो बोलती गई। मैं चंद बातें करना चाहती हूँ आपसे। वो बात करते करते रुकी। वो हमेशा कितना सर झुकाकर उसकी बात सुन रहा था। मैं सुन रहा हूँ। वो गुलाब की पंखड़ी पर हाथ फेर रहा था। वो फिर से बोलने लगी। आपसे शादी करने की सूरत में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बर्दाश्त करना होंगी। मैं जॉब करती हूँ और करती रहूँगी। मैं एक मुख्तलिफ मिजाज की लड़की हूँ। कभी कभी एक अजीब सा खौफ, जिसमें खामोशी और सुकूत भरा होता है, मुझे अपने हिसार में ले लेता है, जिससे निकलने में मुझे हफ्तों लग जाते हैं। मेरा एक माजी है जिसके बारे में लोग हमेशा बात करेंगे, क्योंकि बातें दब जाती हैं लेकिन भलाई नहीं जाती। उस पर मैं टॉर्चर नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरा माजी था। जबकि शादी की सूरत में आपसे मुस्तकबिल का वादा करूंगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका हक होगा। उसकी बात जारी थी और वो बड़ी खामोशी और तवज्जो से सुन रहा था। मेरे पेरेंट्स हैं और एक छोटा भाई है जो कि अभी स्कूल जाता है। मैं इन्हें सपोर्ट करती हूँ और करती रहूँगी। वो अपनी बात मुकम्मल करके रुक गई। फैज़ान ने पहली बार सर उठाकर उसे देखा, एक तवील सांस खारिज की और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे किसी भी बात पर एतराज़ नहीं है, उसने कहा। नूरुल सबा का मुंह हैरत से खुल गया। उसे यकीन नहीं था कि वो उसकी हर बात से इत्तफाक करेगा। कुछ बातें मैं भी करना चाहता हूँ। वो फिर से गुलाब की पंखड़ी पर उंगली फेर रहा था। मैं अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं कर सका। मैं एक BBA डिग्री होल्डर हूँ। कभी कभार बहुत जुदरंज हो जाता हूँ, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता हूँ, लापरवाह हूँ, चीज़ें भूल जाता हूँ, और मैं ख़ुद को बदल नहीं सकता। ये भी नहीं कहूँगा कि आपके लिए ख़ुद को बदल दूँगा, क्योंकि ये गलत बयानी होगी, मगर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक बुरा और बदबातन इंसान नहीं हूँ। मैं आपका साथी बनूँगा, हर तरह के हालात में, हर तरह के दिन रात में, खुशी और गम में। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान एक बेहतरीन मुताबिकत हो, और अगर आप मेरा साथ देंगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं। और आखिरी बात। वो रुका, आंखें उठाकर उसे देखा, जो अजीब से ट्रांस में उसे देख रही थी। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। बल्कि वो रुका, शायद वो हिम्मत मुत्तमा कर रहा था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और इतना बड़ा इकरार करते हुए उसके होंठ हल्के से लर्जे थे। वो अब इस तरह से होंठ कुचल रहा था, और नूरुल सबा को लगा किसी ने सुर्ख फूलों की बौछार कर दी उस पर। ये गुफ्तगू उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती गुफ्तगू थी। ये अल्फाज सबसे ग्रां कदर थे। वो मुस्कुरा दी, और उसकी आंखों में एक गहरी, बहुत गहरी चमक आ गई। थैंक यू। वो शिद्दत जज्बात से बस इतना ही बोल पाई। महबूब बिना बनाए जाने का एहसास बहुत खुशकुन होता था। उसके कदम जैसे कहकशां पर आ गए। आखिरकार वो मोतबर थी। फैज़ान अब मुस्कुरा कर उसे देख रहा था और सोच रहा था कि अब इस पर एक भारी जिम्मेदारी थी, इस प्यारी लड़की की दिलदारी करना। उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने नज़र चुराते हुए सोचा, अब जल्दी वो उसे अपने पास ले जाए, उसे दिल भर कर देख ले, उसे महसूस कर ले, क्योंकि फिर उसके पास हक होगा। अपने शरीर दिल को झड़कते हुए वो मेन्यू कार्ड उठाने लगा। बस ज़रा सब्र के, जबर के दिन थोड़े ही हैं, वो खुद को तसल्ली देने लगा। और दूसरी तरफ वो सोच रही थी कि कितनी अजीब बात है कि वो जो इतने सालों से इस शहर में रहकर भी अजनबी है, कहीं मिल जाए और वो उसे बताए कि कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, बस वो अपना अख्तियार जब किसी मर्द और ख़ुसूसन अनजान मर्द के हाथ दे देती है
तो वो बेजान पुतली की तरह उसे तोड़ मरोड़ देता है। अब वो गलतियों से सीख चुकी थी और ज़िंदगी में बहुत देर से ही सही, मगर उसने ये बात जान ली थी कि वो लोग जो गलती पर डट जाते हैं वही नाकाम होते हैं। आगे बढ़ने वालों के वस्फ में तस्लीम करने का अंसर होता है, और उसने समझ लिया था कि इस माशरे में जिस रिश्ते को समाजी कबूलियत नहीं मिलती, बिलाखिर वो एक गाली ही बनता है, क्योंकि जो लोग खुदा के बताए गए रास्तों से इन्हिराफ करते हैं रुसवा होते हैं। मोहब्बत बहुत खूबसूरत है अगर इसे सोज़े दरों में पाकीज़गी का साज हो।